नमस्कार साथियों, द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के जो भाग 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके एक आर्टिकल 16 की चर्चा करेंगे। और चूंकि हम पिछले क्लास में जो है वो अनुच्छेद 16 के सब क्लॉज जो है वो 1, सब क्लॉज 2 और 16(3) की चर्चा हम कर चुके हैं। तो अगर कोई उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से पहले वो वीडियो आप देख लें ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बेहतर रहे, अब बेहतर ढंग से यहाँ पे जान पाएंगे। और चूंकि आर्टिकल 16 हमने पहले भी कहा है कि कई सारी पेचीदगियां है इसमें, और चूंकि हमारे देश में मेनली अगर आप देखेंगे कि लोक नियोजन में अवसर के समता की बात कही गई है आपको अनुच्छेद 16 में, और इसी अनुच्छेद के जरिए हमारे संविधान में जो है सरकारी नौकरियों में जो है वो आरक्षण की, रिजर्वेशन की जो है वो व्यवस्था भी किया गया है। तो कई सारी पेचीदगियां हैं इस अनुच्छेद के साथ, बहुत ही बारीक ढंग से हमको इसको समझना होगा, तभी हम पूरी तरह से आरक्षण के संवैधानिक स्थिति को समझ पाएंगे कि हमारे देश में किस तरह से आरक्षण को जो है वो संविधान में लाया गया और कैसे कैसे उसका जो है वो विकास हुआ है। तो आज हम लोग आर्टिकल 16(4) से चर्चा करें। जैसे कि आप 16(1) में देखे थे कि वहां पे लोक नियोजन में अवसर की समता की बात की गई है कि अगर समान योग्यता वाले जो लोग हैं तो उनको अवसर की समता रहेगी। दूसरी बात हम 16(2) में देख चुके हैं कि जो जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, उद्भव या निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, यहाँ ये दोनों हमारे राइट्स हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि 16(3), 16(4), 16(5), 16(6) यहाँ पे राज्य को कुछ शक्ति दी गई है। ठीक ना, उसके कुछ मतलब 16(1) और 16(2) के कुछ अपवाद रखे गए हैं, कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। तो 16(3) में आप देखे थे कि निवास स्थान के आधार पे राज्य जो है वो कानून बना सकता है, भेदभाव कर सकता है। लेकिन वहां ध्यान रखने की बात है कि निवास स्थान के आधार पर जो है वो आरक्षण जो है या किसी विशेष वर्ग को जो है सुविधा जो है उसी कंडीशन में दी जा सकती है जब इसके लिए संसद जो है वो विधि बनाए। उसकी डिस्कशन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज आते हैं हम लोग मेनली प्रॉपर इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं कि अनुच्छेद 16(4) जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इसमें मतलब 16 में, चूंकि 16(4) के जरिए ही आप देखेंगे कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो हम लोग 16(4) को देखेंगे आज यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक यही है, अनुच्छेद 16(4) है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को यह निषेध नहीं करेगी कि वह सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका राज्य के अधीन नियुक्तियों या पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, नियुक्ति या पदों में आरक्षण का उपबंध करे। मतलब इसको सरल शब्दों में हम समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल जो है 16(4), इसी 16(4) में आपको राज्य को ये पावर दिए गए हैं, एक तरह से अधिकार दिया गया है राज्य को कि कोई भी वर्ग जो सामाजिक रूप से, ध्यान रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आगे के जो वाद हैं, आगे के जो केसेज हैं उसमें इस शब्द की व्याख्या की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के कि हमारे यहाँ सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। ठीक ना, और वहां रिजर्वेशन की व्यवस्था जब की गई है तो किस पिछड़ापन की बात की जा रही है? जो सामाजिक जो पिछड़ापन है, जो शैक्षिक पिछड़ापन है, उसको आधार माना गया है। मतलब हमारे देश में आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पे उसकी व्यवस्था नहीं की गई थी। आप बाद में देखेंगे कि जो EWS संविधान संशोधन जो सबसे रिसेंटली जो संशोधन किए गए आपको आरक्षण को लेकर, तो वहां पे हालांकि आप देखेंगे कि आर्थिक आधार पे आरक्षण के प्रोविजन किए गए, लेकिन अगर आप 16(4) को देखेंगे तो वहां पे स्पष्ट रूप से ये था कि सामाजिक पिछड़ापन को आधार बनाया गया था। ठीक है, और सामाजिक पिछड़ापन के लिए जाति को माना गया था। तो जाति के आधार पर आरक्षण की बात की गई थी, आर्थिक आधार पर आरक्षण की कोई बात नहीं की गई थी। अब देखेंगे कि 103वां संविधान संशोधन जो होगा वहां पे आर्थिक आधार को भी एक आधार माना जाएगा और उस आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। एक चीज और हम यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर देना चाहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ अगर आप आरक्षण की बात करेंगे तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है कि जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो हम पिछले क्लास में भी कई बार इस चीज की जिक्र किए हैं कि हमारे यहाँ आरक्षण की बात करेंगे तो अनुच्छेद 15 जब आती है, अनुच्छेद 15
तो अनुच्छेद 15 में जो रिजर्वेशन है, दरअसल वो रिजर्वेशन, जैसे अनुच्छेद 15(4) को आप देखते हैं, 15(5) देखते हैं, 15(6) देखते हैं, तो यहां पर जो रिजर्वेशन है वो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की बात नहीं है। अनुच्छेद 15 में जो रिजर्वेशन की बात है वो जो शैक्षणिक संस्थान है, जो हमारे देश के जो या राज्य के द्वारा जो वित्त पोषित जो अभी आपको शैक्षिक संस्थान है, दरअसल उस शैक्षिक संस्थान में एडमिशन में, नामांकन में आप देखेंगे कि आरक्षण की बात की गई है। यानी इसके तहत आप देखेंगे कि जो शैक्षिक संस्थानों में नामांकन है, छात्रवृत्ति वगैरह, आप स्कॉलरशिप वगैरह देखते हैं, तो उसके कुछ विशेष उपबंध, यानी यहां पर जब आप आरक्षण की बात करेंगे तो ये शैक्षिक संस्थानों में, शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की बात है, संस्थानों में आरक्षण। यहां पे जब आप देखते हैं अनुच्छेद 15(4) को देखते हैं, अनुच्छेद 15(5) को देखते हैं, 15(6) आप रिसेंटली देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए जो वर्ग हैं उनके लिए भी जो है वो आरक्षण की व्यवस्था की गई है शैक्षिक संस्थानों में। तो ये आरक्षण आपको शैक्षिक संस्थानों में है। ध्यान रखेंगे कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण अनुच्छेद 16 से प्राप्त होता है। एक और चीज आपको हम बता दें कि चूंकि हमारा देश, आप जान ही रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, और हमारे देश की संविधान कब लागू हुई? देश की संविधान लागू हुई थी आपको कब? 26 जनवरी 1950 को, पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को। अगर आप देखेंगे तो आरक्षण का इतिहास क्या रहा है, हमारे देश में आरक्षण कैसे आई, संविधान में आरक्षण का क्या इतिहास रहा है, तो थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा। हालांकि हम हिस्ट्री के क्लास में नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा अतीत को खंगालना पड़ेगा कि किस तरह से संविधान में आरक्षण की व्यवस्था को की गई थी। देखिए, आपको याद होगा, आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, 1908 में एक मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था, ठीक ना, भारत शासन अधिनियम 1909 जो था, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। तो आप देखेंगे कि 1909 में जो अधिनियम लाया गया था, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, या जिसको भारत शासन अधिनियम 1909 कहते हैं, इस अधिनियम में पहली बार पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। पृथक निर्वाचन, ठीक है, यानी कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन जो है वो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से दिया गया था, 1909 के अधिनियम से दिया गया था। और बाद में देखेंगे कि जो अधिनियम आता है तो इस अधिनियम को विस्तारित किया जाता है, और 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आप देखेंगे तो वहां पे जो पृथक निर्वाचन है वो अन्य जो वर्ग है उन वर्गों में भी आप देखेंगे, जैसे सिखों को दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि 1919 के अधिनियम में आप देखेंगे कि इसके दायरे को बढ़ाया जाता है, कि प्रारंभ में पृथक निर्वाचन 1909 में जो आया था उसमें केवल मुसलमानों को ये पृथक निर्वाचन दिया गया था। देश में बहुत सारी उस समय बवाल भी हुए थे, खैर हम उधर नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। हम केवल उस इतिहास को एक बार क्रमबद्ध रूप से जोड़ने का प्रयास करते हैं कि हमारे देश में आरक्षण कैसे लाया गया। फिर आप देखिएगा 1919 के अधिनियम में इसको थोड़ा बढ़ाया गया। एक अहम पड़ाव आता है 1932 में आप देखेंगे कि मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट आता है, ठीक ना, ये बहुत अहम कार्य है, इसको आपको ध्यान पे रखना है। 1932 इसमें आप देखेंगे कि एक सांप्रदायिक पंचाट आता है, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट, और इसमें आप देखिएगा कि 1932 में जो मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट आता है, इसमें पहली बार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन। और चूंकि जान ही रहे हैं कि उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलितों के एक बहुत कद्दावर जो है वो लीडर माने जाते थे, बहुत बड़ा कद था उनका। और इसमें देखेंगे कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है उनका एक बहुत बड़ा योगदान था कि मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक पंचायत में वो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग पूर्व से करते रहे थे, और 32 में उस मांग को माना जाता है। 1932 में ये जो दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। उस समय की जो तात्कालीन जो परिस्थितियां थी, देश की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, उसमें महात्मा गांधी या कांग्रेस जो है
उनको ये लगा कि अगर दलितों को ये पृथक निर्वाचन मिलेगा तो इससे हमारी देश की राष्ट्रीय एकता कमजोर हो जाएगी। जो हमारी स्वतंत्रता आंदोलन है, स्वाधीनता की जो लड़ाई है, कहीं ना कहीं वो लड़ाई भी जो है वो ट्रैक से उतर जाएगी और हम राजनीतिक, जो एक तरह से आप देखेंगे कि राजनीतिक स्वतंत्रता की जो मांग रही थी कांग्रेस के द्वारा या महात्मा गांधी के द्वारा, तो उस मांग को एक तरह से झटका लगेगा, हम कमजोर हो जाएंगे। देखिए, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि सोशल जो आपको फ्रीडम है, आपको सामाजिक जो स्वतंत्रता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामाजिक स्वतंत्रता के बहुत बड़े पैरोकार थे। और आप देखेंगे वो टकराहट आपको दिखाई पड़ेगी यहाँ पर गांधी जी और जो क्या कहते हैं अंबेडकर जी के विचारों के बीच। तो अंबेडकर जी वो चाहते थे कि ये सांप्रदायिक निर्वाचन, जो पृथक निर्वाचन जो लाया गया है, उसको लागू किया जाए। महात्मा गांधी या कांग्रेस कतई भी इस बात के लिए तैयार नहीं था कि पृथक निर्वाचन को लाया जाए, क्योंकि उनको लगा कि इससे एक बहुसंख्यक हिंदू समाज में भी फूट पड़ जाएगा और देश जो है उसकी एकता, देश की अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। इससे जो हमारी राजनीतिक जो स्वतंत्रता की मुहिम है, जो हमारे देश की स्वतंत्रता की जो संघर्ष है, वो कमजोर पड़ जाएंगे और हमारी राजनीतिक जो स्वतंत्रता वो आपको खतरे में पड़ जाएगी। वहां पे हम स्वतंत्रता की लड़ाई में कमजोर हो जाएंगे। तो महात्मा गांधी इसके लिए आपको यरवदा जेल में, पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन करते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी इसका विरोध करते हैं। आप तमाम चीजों को आप पढ़ चुके हैं। महात्मा गांधी द्वारा विरोध, गांधी द्वारा पुणे के यरवदा जेल में आमरण अनशन किया जाता है, आमरण अनशन किया जाता है। और देखिएगा कि गांधी जी की जो आमरण अनशन थी, इस आमरण अनशन का ही एक प्रतिफल था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गांधी जी के साथ एक समझौता करने के लिए बाध्य होता है। चौतरफा अंबेडकर पर एक प्रेशर बनता है, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय देश के आजादी के एक बहुत बड़े नायक की तरह उभर के सामने आते हैं। ठीक ना, वो देश की आजादी किसी भी कीमत पर चाहते थे। तो महात्मा गांधी जब एक आमरण अनशन करते हैं पुणे की यरवदा जेल में, तो चौतरफा एक प्रेशर बनता है, आपको देखेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है वो बातचीत के लिए बाध्य होते हैं। गांधी जी के साथ उनकी एक समझौता होती है, उसी समझौता को कहा जाता है पूना समझौता, पूना पैक्ट कहते हैं। ठीक ना, तो आप देखेंगे कि इस घटना के बाद पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट। कभी कभी इसके डेट हिस्ट्री में पूछ लिए जाते हैं, 24 सितंबर 1932। ठीक ना, इसी यरवदा जेल में जो है आप देखेंगे कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच जो है वो पूना पैक्ट होते हैं, गांधी अंबेडकर। और इस पूना पैक्ट में क्या रिजल्ट निकल के आती है, तो जो पृथक निर्वाचन जो दिया गया था सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा, उस पृथक निर्वाचन की मांग से जो है वो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था से अंबेडकर जी पीछे हटते हैं और पृथक निर्वाचन के बदले सीटों का आरक्षण आता है। पृथक निर्वाचन के बदले सीटों का आरक्षण आता है, सीटों का आरक्षण। इस बात पे सहमति बनती है गांधी जी और अंबेडकर के बीच। और आप देखेंगे कि जो आपको जो प्रांतीय विधानसभा थे, उस प्रांतीय विधानसभा में जो है सीटों के आरक्षण को बढ़ा दिया जाता है, 71 से 148 कर दिया जाता है। आप देखेंगे दलितों के लिए 71 से सीटों के आरक्षण को बढ़ा के 148 कर दिया जाता है। उसी तरह आप केंद्रीय विधानसभा में भी देखेंगे, केंद्रीय विधानसभा, उस समय संसद को केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था। तो केंद्रीय विधानसभा में भी आप देखेंगे तो यहां भी दलितों को 18% रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप, ये बहुत ही अहम पड़ाव है कि सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा जो आप देखेंगे कि पृथक निर्वाचन के बदले हमारे देश में क्या किया गया, सीटों के आरक्षण की प्रावधान की गई। और जो प्रांतीय जो विधानमंडल थे, जो भी विधान परिषद थे, वहां पर भी जो है सीटों का आरक्षण दिया गया। केंद्रीय विधानसभा में भी सीटों का आरक्षण दिया गया। ठीक है, तो कई सारी बातों पर इसमें सहमति बनी गांधी जी और अंबेडकर के बीच। और ये एक अहम पड़ाव इसलिए है कि यहां से आरक्षण का द्वार खुल जाता है। आप देखेंगे कि ये आरक्षण की, अगर हम भारत में आरक्षण के संवैधानिक विकास की जब हम बात करेंगे, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण
जो है वो बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे कि आरक्षण की व्यवस्था आती है। और जब हमारा देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिल जाती है। 26 जनवरी 1950 को हम अपनी संविधान को भी पूरी तरह से लागू कर लेते हैं। तो हमारे संविधान में आरक्षण का व्यवस्था किया गया था, दलितों के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया था, ठीक है। SC ST के लिए पहले से ही आरक्षण की व्यवस्था की गई। ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण जो है वो बाद में मंडल आयोग की जो सिफारिश थी उसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो जब देश आजाद होता है तो आप ध्यान रखेंगे कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो जाता है। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होती है, संविधान लागू होती है। और जब संविधान लागू होती है तो ध्यान रखेंगे कि क्या किया गया कि आरक्षण का प्रावधान किया गया आपको कहां पर। तो आरक्षण का प्रावधान आप देखिएगा कि माने प्रारंभ में ही SC ST वर्ग के लिए, SC ST वर्ग के लिए मतलब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, इसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। और ध्यान रखेंगे कि आरक्षण का जो प्रावधान किया गया इसमें, तो एक आरक्षण है राजनीतिक आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण। अक्सर आप देखेंगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो है वो एक मैसेज जो है वो बार बार जो है वो अग्रसारित की जाती है, फॉरवर्ड की जाती रहती है कि जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था संविधान में वो 10 ही वर्षों के लिए आरक्षण था। अभी तक आरक्षण क्यों, जो आरक्षण के जो विरोधी विचारधारा है, जो आरक्षण के विपक्ष में बात करते हैं, दरअसल वो ये बार बार एक मैसेज जो है वो अग्रसारित करते हैं, फॉरवर्ड किया जाता है कि आरक्षण 10 ही वर्ष के लिए संविधान में लाया गया था, तो आरक्षण को हटा क्यों नहीं दिए जाते हैं, ठीक ना। दरअसल बात ऐसी नहीं है, ठीक है। जो आरक्षण आप देखेंगे ओबीसी वर्ग को आरक्षण तो बहुत बाद में मिलती है, 1991-92 के टाइम में, आप 90-91 में आप देखेंगे बीपी सिंह के समय में मंडल आयोग की सिफारिश के बाद आरक्षण को लाया जाता है। और वो जो 10 वर्ष की जो बात की जाती है वो एक मतलब एक वहम फैलाया जाता है। वो 10 वर्ष आरक्षण जो है वो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात के लिए नहीं है। या SC ST वर्ग को आप देखेंगे कि हमारे देश में संविधान लागू होने के साथ ही हम देश में ST ST वर्ग को आरक्षण मिल जाता है। जैसे आप देखेंगे SC को 15% आरक्षण मिलता है सरकारी नौकरियों में, 15% आरक्षण मिलता है सरकारी नौकरियों में आरक्षण। तो SC को 15% आरक्षण मिलता है, ST को आप देखेंगे तो 7.5%, 7.5% आरक्षण मिलते हैं। और ये सभी आरक्षण आपको संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत, 16(4) के तहत जो उपबंध, हम फिर आएंगे 16(4) पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कि सरकारी नौकरियों में जो है SC ST वर्ग को प्रारंभ से ही आरक्षण दिया जाता है। देश की आजादी के समय से ही, संविधान लागू होने के समय से ही आरक्षण दिया जाता है। और ये आरक्षण अनुच्छेद 16(4) के तहत दिया जाता है। जो सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे, जिनकी रिप्रेजेंटेशन कम थी, तो उनको ये आरक्षण दी गई। और ये आरक्षण जो है राजनीतिक आरक्षण की जब हम बात करते हैं तो राजनीतिक आरक्षण, ये आरक्षण 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था। ये आरक्षण 10 वर्षों के लिए लागू किया गया, ठीक ना कि सरकारी नौकरियों में। तो ये जो एक वहम फैला दी जाती है कि 10 वर्ष के लिए आरक्षण लाई गई थी, ये पूरी बकवास है, एक वहम है और एक र्यूमर है जो आरक्षण के खिलाफ उसको जो है फैला। आरक्षण निश्चित रूप से हमारे देश में समाजवाद की जो अवधारणा है, चूंकि हमारा देश एक समाजवादी देश है और समाजवाद की अवधारणा को मजबूत करने के लिए आरक्षण सबसे महत्वपूर्ण जो है वो एक तरह से स्तंभ की तरह है। हालांकि हमारे देश में कुछ बड़बोले नेता ऐसे हैं जो समाजवाद, सेकुलरिज्म, इन बातों पर जो है वो अनावश्यक टिप्पणी भी करते हैं। और देखेंगे कि जो आप जब एक राज व्यवस्था के एक स्टूडेंट के नाते पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि समाजवाद हमारे, भले उसको समाजवाद शब्द या सेकुलरिज्म शब्द जो है वो संविधान संशोधन के जरिए बहुत बाद में जोड़ा गया, लेकिन हमारे देश की संविधान की मूल आत्मा को अगर समझिए, हमारे देश के संविधान के आदर्श तत्व को अगर हम देखेंगे तो हमारे देश की संविधान जो है वो प्रारंभ से ही सेक्युलर रही है और समाजवाद हमारी संविधान की
और समाजवाद हमारे संविधान की एक मुख्य विशेषता रही है, ठीक ना। ऐसा नहीं है, वो शब्द भले बाद में आया हो, लेकिन हमारी संविधान की आत्मा, हमारे संविधान की मूल दर्शन, मूल तत्व अगर हम कह लें, हमारे इस लोकतांत्रिक जो देश है हमारा, ठीक ना, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है उसमें समाजवाद और जो सेकुलरिज्म जैसे जो मुद्दे हैं वो ये हमारे देश के संविधान की मूल प्रवृत्ति है, ये आदर्श तत्व है, ये आदर्श तत्व है, ये विशेषताएं हैं हमारी, ठीक ना। तो खैर हम अनावश्यक रूप से उस वाद विवाद में अभी नहीं जाना चाहते, कभी एक अलग से लेक्चर में देखेंगे, सेक्युलरिज्म पे चर्चा करेंगे, समाजवाद पे चर्चा करेंगे। आज हमारा टॉपिक आरक्षण है, तो हम लोग बहुत ज्यादा भटकने की कोशिश नहीं करेंगे। और हमने पहले भी कहा है कि आज हम उन चीजों पर भी नहीं आएंगे कि आरक्षण के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, या आरक्षण के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, आरक्षण के विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक ये भी नहीं है, हम इन मुद्दों पे बाद में कभी किसी क्लास में चर्चा करेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि देश में कैसे कैसे आरक्षण का संवैधानिक विकास हुआ है, कैसे कैसे आरक्षण की व्यवस्था आई, उसमें क्या सब परिवर्तन हुए, कौन से उससे संबंधित जो वाद है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कई सारे प्रश्न यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं यहाँ पे, और कॉन्सेप्ट के लिए भी जब आप किसी पीसीएस एग्जामिनेशन को देखते हैं, जब आप उसका मेंस लिखते हैं, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि इस क्लास की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कि आपको जब वो इनपुट डालने होते हैं, जब आप उन चीजों को रखते हैं, अपना दृष्टिकोण रखते हैं, जब आप अपना एक ओपिनियन, अपना एक व्यू रखते हैं, और वहां पे ये सारी चीजें जब आप इनपुट करते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में, तो आप काफी एक जो कहते हैं इफेक्टिव आंसर राइटिंग जिसको कहते हैं, प्रभावकारी ढंग से आप एक अलग प्रभाव डालते हैं एग्जामिनर के मस्तिष्क पर, और आप बेहतर नंबर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी मेनली इस क्लास में यही कोशिश रहेगी कि हम लोग आरक्षण के संवैधानिक विकास को देखेंगे, बहुत ज्यादा हम लोग जो है विषय से विषयांतर नहीं होंगे। तो ये बता रहे थे कि राजनीतिक आरक्षण दिया गया। राजनीतिक आरक्षण क्या है इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। हमारे देश के संविधान में आप देखेंगे कि एक अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 आपको ये याद रखने हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अन्यथा आप फंस जाएंगे, 16 में या 15 में जाके टिक कर देंगे। अनुच्छेद 330 के जरिए आप देखेंगे कि जो संसद है, ठीक ना, हमारे देश में जो संसद है उसमें एससी एसटी वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण किया गया। यहाँ पे संसद में सीटों का आरक्षण, सीटों का आरक्षण। आप जान ही रहे हैं कि हमारे देश में जो चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव है, ठीक ना, तो आप वहां देखेंगे कि संसद में देश के भीतर जो है वो एससी एसटी वर्ग का प्रतिनिधित्व बेहतर हो, ठीक ना। हम बार बार इस चीज की जिक्र कर रहे हैं कि जब हम अनुच्छेद 16(4) की मूल भावना पे आते हैं, तो अनुच्छेद 16(4) की मूल भावना जो है उसमें दो चीज है। संविधान में यह कहा गया था कि ऐसे वर्ग जो पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से मुख्य धारा से विमुख रह गए हैं, वंचित तबके के लोग हैं, ठीक ना, और जिनका रिप्रेजेंटेशन कम है, जिनकी प्रतिनिधित्व कम है। दो महत्वपूर्ण चीज को 16(4) में आपको ध्यान पे रखना है कि 16(4) में दो चीजें हैं, एक है सामाजिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन, और दूसरा जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो है प्रतिनिधित्व की कमी, प्रतिनिधित्व की कमी। कि अगर प्रतिनिधित्व की कमी है, रिप्रेजेंटेशन कम है, सामाजिक पिछड़ापन, और सामाजिक पिछड़ापन का आधार क्या माना गया, आप देखेंगे जैसे काका कालेलकर आयोग भी बाद में पिछड़ा वर्ग के लिए, तो वहां पर भी जाति मानी जाती है। यहां पर भी एससी एसटी वर्ग को दिया गया आरक्षण दिया जाता है। तो अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन कम है, प्रतिनिधित्व कम है विभिन्न जगहों पे, चाहे वो केंद्रीय विधान जो आप देखेंगे देश की संसद में हो, या राज्यों की जो विधान मंडल है, या विभिन्न राज्यों में जो विधानसभा एक्टिव है, वहां पे अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन कम है, उनकी प्रतिनिधित्व कम है, तो आपको उनको प्रतिनिधित्व देना है तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस करने ही पड़ेंगे, अन्यथा उनको कभी प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में क्या किया गया, सामाजिक पिछड़ापन को आधार बनाया गया। ये माना गया कि जो सामाजिक रूप से जो है वो पिछड़े हैं, सोशली अगर आप कोई सोशल बैकवर्डनेस है, तो ये तय बात है कि वो आर्थिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है। अगर कोई सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, कोई शैक्षिक रूप से पिछड़ा गया, आप बहुत आराम से इस बात को समझ सकते हैं
मतलब आप इस बात को बहुत ही आराम से समझ सकते हैं कि सामाजिक पिछड़ापन, अगर कोई वर्ग सामाजिक रूप से पिछड़ा है तो तय बात है कि वो शैक्षिक रूप से भी पिछड़ा होगा और वो आर्थिक रूप से भी पिछड़ा होगा, ठीक ना। ये उसमें इंक्लूड मानी गई कि सामाजिक पिछड़ापन जो है वो एक तरह से मापक है कि जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है वो आर्थिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है, वो आपको देखेंगे कि शैक्षिक रूप से भी वो पिछड़ गए हैं। लेकिन जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, अगर इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है यहाँ पे अगर देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। जैसे कि एक सामान्य से उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज में जो मान लेते हैं कि जो कुछ वर्ग हैं, जैसे पंडित जी हैं, जो ब्राह्मणों को देखेंगे तो वहां पे आर्थिक पिछड़ापन है, ऐसी बात नहीं है कि वहां पे गरीबी नहीं है। बहुत सारे आपको दिखाई पड़ेंगे कि उस वर्ग में भी गरीबी है, गरीब तबके के लोग हैं, ठीक ना, जिनकी जो है आमदनी बहुत कम है। लेकिन फिर भी आप जब उनकी सामाजिक परिस्थिति को देखेंगे, आप उनको तो उनकी जो सामाजिक स्टेटस है, सोशल स्टेटस जो है उनका, तो वो दलितों की तरह नहीं है। उनकी सोशल स्टेटस फिर भी है पंडित जी प्रणाम, ठीक ना, कहीं भी वो निकलेंगे तो पंडित जी प्रणाम, उनकी एक सोशल स्टेटस है उनके पास, ठीक ना। वो अगर आर्थिक रूप से पिछड़ भी गए हैं तो सोशली वो उनमें बैकवर्डनेस नहीं है, ठीक ना। आप देखेंगे कि वो उनकी सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक जो पदानुक्रम जो है, जो विभिन्न वर्गों का जो पदानुक्रम है, जो स्तरीकरण है, उस स्तरीकरण में उनकी परिस्थिति जो है वो अपर ग्रेड की है, वो ऊंचे हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि कोई आर्थिक रूप से पिछड़ापन है तो सामाजिक रूप से पिछड़ा होंगे। लेकिन सामाजिक पिछड़ापन अगर है तो आर्थिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन जरूर वहां पे आपको देखने को मिल जाती है। तो 16(4) में यही है कि सामाजिक पिछड़ापन को आधार माना गया, ठीक ना। आप देखेंगे कि प्रतिनिधित्व, अगर कोई वर्ग है जिसका रिप्रेजेंटेशन कम है, प्रतिनिधित्व कम है किसी जगह पे, तो वहां पर भी उसको आरक्षण की प्रावधान की गई। बाद में इसमें देखिएगा कि आर्थिक पिछड़ापन की बात जोड़ी जाएगी 103 में संविधान संशोधन के द्वारा। तो हम यहाँ पे ये चर्चा कर रहे थे कि जो राजनीतिक आरक्षण दिया गया, तो वहां राजनीतिक आरक्षण देखेंगे कि संसद में सीटों का आरक्षण दिया गया। जैसे आप बिहार में देखेंगे कि बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन उस 40 लोकसभा की जो सीटें हैं, जो उसमें 6 सीटें ऐसे हैं जो रिजर्व सीट है, जहां पे आपको SC ST वर्ग के ही कैंडिडेट वहां पे खड़े हो सकते हैं, रिजर्वेशन है। तो 330 के तहत जो है आप देखेंगे संसद में, लोकसभा में जो है वो आपको सीटों का आरक्षण है। 332 जो है, अनुच्छेद 332, इसके द्वारा जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल में सीटों का आरक्षण दिया गया, ठीक ना। ये 330 में संसद में, ठीक ना, लोकसभा में सीटों का आरक्षण है। और आप देखेंगे 332 में आप जो देखेंगे कि वहां पे जो राज्यों की विधानमंडल है वहां पर भी SC ST वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया, और ये राजनीतिक आरक्षण कहलाती है। ये आरक्षण आप देखेंगे कि प्रारंभ में जब ये लाई गई तो ये व्यवस्था 10 वर्षों के लिए की गई। इस व्यवस्था को हर 10 वर्ष के बाद संविधान संशोधन के द्वारा उसको बढ़ाया गया, 10 वर्ष बढ़ा दिया गया। जैसे आप लास्ट टाइम देखिएगा 104 में संविधान संशोधन के द्वारा फिर इसके टर्म को, इस राजनीतिक जो आपको आरक्षण है, जिस पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है, उस पॉलिटिकल रिजर्वेशन के दायरे को बढ़ा दिया गया। और अब जो लास्ट टाइम 104वां संविधान संशोधन हुआ है, उस संविधान संशोधन में इसके भी आप देखेंगे रिजर्वेशन को फिर से 10 वर्ष बढ़ा दिया गया, और ये वर्तमान में 80 वर्ष हो चुका है इस आरक्षण के। तो जब हम 10 वर्ष आरक्षण के प्रावधान की बात जो फैलाई जाती है, जो एक र्यूमर फैलाई जाती है, वो आरक्षण सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात नहीं है। वो आरक्षण आपको राजनीतिक आरक्षण है, जो कि लोकसभा में या जो राज्य की जो विधानमंडल है वहां पे आरक्षण का प्रावधान किया गया, और हर 10 वर्ष के बाद संविधान संशोधन के जरिए जो है उसको फिर से उसकी टाइम ड्यूरेशन को, जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा दी जाती है, ठीक है, क्लियर है। तो एक आरक्षण आपने देखा था कि शैक्षिक जो आरक्षण है, जो शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण है, शैक्षिक संस्थानों में, शैक्षिक संस्थान, वहां पे आरक्षण क्या है, 15(4), 15(5), 15(6), ये आरक्षण आपको शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात करता है, ठीक ना। ये अनुच्छेद 330 और 332 जो ये
संसद में है और ये राज्य विधानमंडल में, और इसकी टाइम आप देखेंगे कि 10 वर्ष बढ़ाई गई है। इसका जिक्र कहां पे किया गया? तो अनुच्छेद 334, यहीं पे एक और अनुच्छेद आप ध्यान पे रख लें, अनुच्छेद अनुच्छेद 334। उस अनुच्छेद 334 में आप देखेंगे कि राजनीतिक आरक्षण की जो समय सीमा है, जिसको बढ़ाई जाती रही है समय समय पे, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, उस समय सीमा की जिक्र आपको जो है वो अनुच्छेद 334 में दिखाई पड़ती है। क्लियर है? बहुत स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो यहां पे आते हैं हम लोग, रिटर्न आते हैं कि क्या देखते हैं कि अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(4) में क्या देख रहे हैं कि ये कहा गया कि जो राज्य की को यह निषेध नहीं करेगा, मतलब एक तरह से राज्य को एक पावर दिया गया कि जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको आरक्षण दिया जाए, या जिनकी प्रतिनिधित्व कम है, जिनका जो है रिप्रेजेंटेशन कम है विभिन्न सरकारी नौकरियों में, जिनकी संख्या कम है, ठीक है, तो उनको आरक्षण देना है। और इसीलिए इस 16(4) के प्रयोग से ही आप देखेंगे कि सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण की बात की जाती है। जैसे आपने आर्टिकल 15 को पढ़ा था, वहां पे हमने चंपकम दोहराई राजनवाद की एक बात किया था, वहीं से आप देखिएगा कि 15(4) भी जोड़ी गई, शैक्षिक संस्थान में आरक्षण भी दिया गया। तो उसको हम लोग 15 में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से उस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतर हो जाएगी और चीजों को बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत ही गहनता से, बहुत ही बारीकी से आप उन चीजों को समझ पाएंगे। तो यहां पे आते हैं कि SC/ST वर्गों के लिए आरक्षण संविधान के लागू होने के बाद से ही आपको ये आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। OBC वर्ग को यहां पे अभी तक आरक्षण नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अनुच्छेद 16(4) को अगर हम देखेंगे तो क्या इसका मुख्य उद्देश्य? सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान करना है, ठीक ना। 16(2) में आपने देखा था कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, उद्भव आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे राज्य को ये अधिकार दिया गया कि अगर कोई सामाजिक रूप से पिछड़ गए हैं, किसी की प्रतिनिधित्व कम है, तो चूंकि आप जब उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि देश में समाजवाद का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? समानता का अधिकार। चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। कैसे समानता आएगी? इक्वलिटी तो तभी आएगी ना जब उस तबके को जो मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, जिनकी रिप्रेजेंटेशन कम है, उनको उनके लिए विशेष उपबंध किए जाए। तो 16(4) में वो लिखा गया कि ये व्यवस्था जो है, एक तरह से आप देखेंगे 16(4) को अगर आप समझने का प्रयास करें तो जो सामाजिक रूप से पिछड़ गए, जो शैक्षिक रूप से पिछड़ गए, जिनकी प्रतिनिधित्व कम है, उन, ठीक ना, जो ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से उत्पन्न असमानताओं को कम करने के लिए, देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि आर्थिक पिछड़ापन की अगर हम बात करें तो आर्थिक पिछड़ापन को एक अस्थाई जो है वो स्थिति नहीं मानी जाती है। अगर हम आर्थिक पिछड़ापन की बात करेंगे तो आर्थिक पिछड़ापन एक अस्थाई स्थिति नहीं है। कोई भी आदमी जो एक बहुत अमीर आदमी है, वो भी कुछ समय के लिए कर्ज में हो सकता है, या उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बिगड़ सकती है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो पिछड़ गए। लेकिन अगर आप देखेंगे सामाजिक पिछड़ापन, तो सामाजिक पिछड़ापन ऐतिहासिक रूप से पिछड़ापन है। लंबे अवधि से, हजारों हजार वर्ष से जिस वर्ग का दमन किया गया, शोषण किया गया, जिस वर्ग को आगे बढ़ने के मौके नहीं दिए गए, जिनको पढ़ने तक के अवसर प्रदान नहीं किए गए, जिनके साथ अनटचेबिलिटी जैसे जो है वो एक तरह से अब बहुत ही अमानवीय चीज है, उन चीजों को जिन वर्गों को झेलना पड़ा, तो वो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए हैं, लंबे समय से पिछड़े हुए हैं। आर्थिक पिछड़ापन एक अस्थायी पिछड़ापन नहीं है, लेकिन जो सामाजिक पिछड़ापन है वो एक अस्थायी स्थिति को दिखाती है, क्योंकि माने सामाजिक पिछड़ापन जो है वो ऐतिहासिक रूप से जुड़ी हुई है। ऐतिहासिक रूप से वो वंचित है, शोषित है, दलित है। दलित शब्द का अर्थ मतलब हम एक वर्ग से नहीं लेंगे ऐसे। दलित का मतलब जिनका शोषण किया गया, जो दमित किए गए हैं, जिनका दमन किया गया है, तो वो दबे कुचले लोग हैं, ठीक ना। और वो ऐतिहासिक रूप से ऐसा है। तो यहाँ पे जो ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से जो उत्पन्न असमानताएं थी, उन असमानताओं को दूर करने के लिए 16(4) को लाया गया। देखिए ये क्या चीज है? सकारात्मक भेदभाव, जिसको क्या कहा जाता है? अफर्मेटिव एक्शन।
कभी कभी ये भी तर्क दिया जाता है कि भारत जो है उसमें आरक्षण की, हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था की गई, विकसित देशों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। यूरोपीय देशों में देखिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। ये भी एक पूरी वहम है, एक बकवास है, फैलाया गया र्यूमर है। हर विकसित देश में आप देखिएगा, यूरोपीय देशों में भी आरक्षण की व्यवस्था, वहां पर भी अफर्मेटिव एक्शन के रूप में इस टर्म को आप लोग देखेंगे कि वहां पर भी जो है वो आरक्षण की व्यवस्था की गई है जो मुख्य धारा से पिछड़ गए लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में केवल इस तरह की एक सिस्टम लाई गई है। ये बताया जाता रहा है समय समय पे कि भारत आरक्षण के कारण पिछड़ रहा है। फिर वही हम इन परिस्थितियों की तह में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी टॉपिक आरक्षण के पक्ष में तर्क या आरक्षण के विपक्ष में तर्क देने अभी नहीं है। नहीं तो आप देखेंगे कि, लेकिन अगर थोड़ा सा समझना चाहते हैं आप चीजों को, तो ये प्रावधान क्या है, ये आपको 16(4) भेदभाव नहीं करता है। क्योंकि 16(2) में है जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, इन आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अब यहाँ जाति के आधार पर भेदभाव हो रही है, तो इस भेदभाव को आप सकारात्मक भेदभाव कहिए, पॉजिटिवली लेना है इसको। ये अफर्मेटिव एक्शन का रूप है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस आप प्रस्तावना में देखते हैं कि न्याय की बात की गई है, ठीक ना। वहां पे कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में कितनी तरह की न्याय की बात की गई है, और वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे। वहां पर देखेंगे कि एक सोशल जस्टिस की भी बात की गई है। तो 16(4) जो है वो सोशल जस्टिस को बढ़ावा देता है। अगर आपको बताना होगा आरक्षण के प्रावधान के पक्ष में, तो फिर आपको इन सारे चीजों को कोट करना पड़ेगा अपनी कॉपी में, और तब आपकी आंसर, केवल आपको अपने इमोशंस नहीं लिखने होते हैं, बल्कि आपको संवैधानिक रूप से कुछ फैक्ट चीजों को लिखना होता है, कुछ ऐसे आंकड़े देने होते हैं जो आपको संविधान के से लिए गए हो, और तब वहां पे जब आप अपने आंसर को रखते हैं तो काफी इफेक्टिव आंसर आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये आप वहां पे बता सकते हैं। तो यह सुनिश्चित करता है एससी, एसटी, ओबीसी जैसे वर्गों को सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके, जिसकी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन भी मिल सके। ठीक है, तो सामाजिक पिछड़ापन को दूर करता है, ऐतिहासिक पिछड़ापन को दूर करता है, सोशल जस्टिस का एक उपाय है, ये समाजवाद का एक स्वरूप है, और उन वर्गों को प्रतिनिधित्व दिलाता है जिनकी रिप्रेजेंटेशन, जिनकी प्रतिनिधित्व जो है वो कम है सरकारी नौकरियों में। तो 16(4) यानी सरकारी नौकरियों में आरक्षण। प्रारंभ में किसके लिए आरक्षण? एससी, एसटी के लिए आरक्षण। ठीक है, अब यहां पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है। चूंकि अभी तक आपने देखा कि क्या है, संविधान का विकास जब हो रहा, संविधान जब लागू किया गया तो एससी को आरक्षण दिया गया, एससी को 15%। ठीक है, एसटी को जो है वो दिया गया 7.5% आरक्षण दिया गया। ठीक है, और जब आरक्षण दिया गया, अब एक है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, यानी ओबीसी वर्ग के आरक्षण के विकास को अब समझना है कि ओबीसी वर्ग का को कैसे आरक्षण दिया गया। देखिए, मतलब देश की आजादी के बाद जब संविधान लागू हुआ तो संविधान का ही एक आर्टिकल है, आप देखेंगे अनुच्छेद 340। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, बहुत बार आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे। ये अनुच्छेद 340 340 अगर आप देखेंगे तो ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक अधिकार देता है कि पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए, उपाय सुझाने के लिए एक आयोग गठित करे। मतलब अनुच्छेद 340 हमारे देश के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो पिछड़े वर्ग की जांच के लिए कि उनकी स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है, इन तमाम बातों की जांच के लिए एक आयोग का गठन कर सके। ये अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत देश के राष्ट्रपति को है। तो जब देश आजाद हुआ तो राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए, जवाहरलाल नेहरू देश के जो है वो प्रधानमंत्री बने, राजेंद्र बाबू जो है वो देश के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए। और उसमें देखेंगे कि उस पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए, चूंकि 16(4) में ये कहा गया कि जो पिछड़े वर्ग है सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, जिनकी रिप्रेजेंटेशन कम है, तो उनको कैसे चिन्हित किया जाएगा, कौन होगा पिछड़ा वर्ग, ठीक ना। उसके लिए कुछ ऐसे विशेष क्राइटेरियाज तो थे नहीं।
तो 1952 में एक आयोग गठित किया गया अनुच्छेद 340 के प्रयोग के द्वारा। उस समय जो देश के राष्ट्रपति थे, ठीक ना, कौन, राजेंद्र बाबू क्या करते हैं कि एक पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने पिछड़े वर्ग आयोग गठित किए गए, तो अब तक 2 पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया। तो सबसे पहला जो आप देखेंगे कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था वो था काका कालेलकर आयोग। ठीक ना, आपको देखेंगे काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 1953 में इस आयोग का कहीं कहीं 52 भी देता है। ठीक है, तो काका कालेलकर आयोग को देखेंगे जब देश के प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उन्होंने क्या किया कि पिछड़े वर्ग को चिन्हित करने के लिए कि कौन होगा पिछड़ा वर्ग, उसको कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए क्या किया गया है कि एक कमिटी गठित किया गया। और किसकी अध्यक्षता में, तो काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। क्या उद्देश्य था इसका, यही उद्देश्य था कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को की पहचान करना और उनके लिए आरक्षण या जो अन्य उपाय है कि उनकी स्थिति में कैसे सुधार होगा, जो अन्य उपाय है उसकी सिफारिश करना। इस काका कालेलकर आयोग का जो है उनको ये आयोग गठित करके उनको ये जिम्मा सौंपा गया, ये कार्य सौंपा गया। देखेंगे कि उस समय आयोग ने जो है 2399 जातियों को ओबीसी वर्ग के रूप में, ओबीसी वर्ग, ओबीसी मतलब हो गया अदर बैकवर्ड क्लास, ध्यान से समझना इस बात को। देखिए एससी एसटी को, बार बार हम इस चीज की जिक्र कर रहे हैं, एससी को आरक्षण तो मिल गया 15%, एसटी को भी आरक्षण मिल गया 7.5%। लेकिन चूंकि देश की आजादी के बाद लोगों के सपने बहुत सतरंगी है, वो हर तबका जो पिछड़ा, दलित, कुचला, जो देश की आजादी के लिए संघर्ष किए हैं, लड़ाई लड़े हैं, जो कुर्बानियां दी है, शहादत दी है, त्याग दिया है, उन सबके सपने बहुत बड़े थे। नेहरू जी ने, कई बार हम इस चीज को बोलते हैं कि नेहरू जी ने कहा कि देश की आजादी के बाद सबके आंसू पोंछ देंगे। सबके आंसू कैसे पोंछ देंगे, जब असमानता ही दूर नहीं होगी, समाजवाद ही नहीं आएगा, तो कैसे आंसू पोंछ दिया जाएगा। और आप देखेंगे कि चंपकई दोहराई राजनवाद के बाद, चंपकम दोहराई राजनवाद के बाद जो है वो प्रथम संविधान संशोधन भी नेहरू जी करते हैं। नेहरू जी की सोच में एक समाजवाद की झलक आपको दिखाई पड़ेगी, बड़ी दूरदर्शी नेता थे वो। और अब देखेंगे वहीं पे 9th शेड्यूल भी लाई जाती है, 9वीं अनुसूची भी बना दी जाती है। वहीं पे आप देखेंगे कि काका कालेलकर आयोग भी गठित की जाती है, जहां पे जो इसके अलावा एससी एसटी के अलावा और कौन से वर्ग हैं जो पिछड़े हुए हैं। ठीक है, एससी एसटी को तो आरक्षण मिल गया, अब किसको आरक्षण की जरूरत है, और कौन से लोग हैं जो पिछड़े वर्ग हैं, किसको रखा जाए। तो काका कालेलकर आयोग ने कुल 2399 जातियों को ओबीसी के रूप में चिन्हित किया। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, मतलब इस दोनों के अलावा 2399 जाति, इसको ओबीसी के अंतर्गत रखा। और इसके लिए क्या किया, आरक्षण की सिफारिश किया कि इन वर्गों को भी, ये जो पिछड़ी हुई जातियां हैं 2399 जातियां जो ओबीसी वर्ग के रूप में जिसको चिन्हित किया गया था काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट में, उनको कहा गया कि इनके लिए आरक्षण दिया जाए। लेकिन उस समय इस सिफारिश को नामंजूर कर दिया जाता है, मतलब कि पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए जो है वो आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जाता, उनको आरक्षण नहीं मिल पाता है। ठीक है, और चूंकि तत्कालीन परिस्थितियों में ऐसा लगा कि अगर इन वर्गों को भी आरक्षण दे दिया जाएगा तो देश में जो है एक अराजक स्थिति पैदा हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा अराजकता फैल जाएगी, इसलिए वो आरक्षण नहीं दिए गए। बाद में आप देखेंगे कि 1977 में, मतलब देश की आजादी के बाद से कांग्रेस धूमधाम से, एक तरह से कह लीजिए कि देश के बहुत सारे राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार रहती है। पहली बार केरल में चुनाव हारता है कांग्रेस जो है, पहली किसी राज्य में, तो विभिन्न राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार रही। और केंद्र में अगर आप देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर, मतलब देश की आजादी से लेकर आप देखेंगे कि 1977 तक, उसके पूर्व माने चुनाव के पूर्व तक जो है वो कांग्रेस की ही सरकार रहती है। पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन आपको कब होता है, 1977 में होता है। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार
गैर कांग्रेसी सरकार का गठन। ये आपको कब होता है? ये 1977 में होता है। आप देखेंगे कि आपातकाल के बाद, तब आपातकाल लगाई जाती है देश में इंदिरा गांधी जी के समय में, और आपातकाल के बाद जेपी आंदोलन, जेपी मूवमेंट के बाद इस तरह की माहौल बनती है कि कांग्रेस की करारी हार होती है। 1977 के आम सभा चुनाव में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई, जो उस समय के सबसे बुजुर्ग नेता थे। तो जो जेपी आंदोलन थे, जेपी आंदोलन, चूंकि आपातकाल के जो पृष्ठभूमि है वो जेपी आंदोलन से जुड़ी हुई है, हम अभी आपातकाल की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं। तो वहां पे आप देखेंगे कि आपातकाल के बाद जब 77 में आम चुनाव होते हैं देश में, तो कांग्रेस की करारी हार होती है। पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन आजादी के बाद होती है और जनता पार्टी की सरकार बनती है। किसकी सरकार बनती है? जनता पार्टी। और देश के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, जो उस समय आप देखेंगे कि सबसे बड़े, सबसे बुजुर्ग, उस समय तक के सबसे बुजुर्ग प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के बनते हैं। जब 77 में मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, तो जो अदर बैकवर्ड क्लास है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग को चिन्हित करने के लिए मोरारजी देसाई के निर्देश में आप देखेंगे कि फिर से एक आयोग गठित की जाती है। और आप देखेंगे कि ये एक दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर दिया जाता है, जिसको कहा गया मंडल आयोग। ये बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे। बीपी मंडल इसके जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इनका पूरा नाम था। तो बीपी मंडल के अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग, मतलब कि हमारे देश में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग तो काका कालेलकर आयोग, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कि पिछड़े वर्ग को चिन्हित कीजिए, कौन है पिछड़ा वर्ग और उनके लिए क्या सिफारिश कर रहा आयोग। तो मंडल आयोग का गठन कर दिया गया कि इसके जो तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, जनता पार्टी के थे। तो जब कांग्रेस की हार होती है, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, यह है दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग है ये। तो वो मंडल आयोग का गठन कर दिया गया, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और मंडल आयोग जो है अपनी रिपोर्ट 1980 में वो अपनी रिपोर्ट देते हैं। 1980 में वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, अपना जो प्रतिवेदन है वो सरकार को सौंप देते हैं। अब मंडल आयोग में क्या बात कही गई, अब इसको समझना है। तो मंडल आयोग में देखिएगा, जैसे आपने वहां पे देखा था कि जो काका कालेलकर आयोग है, वहां पे कुल 2399 जातियों को चिन्हित किया गया था ओबीसी वर्ग के रूप में। यहां पे क्या किया गया है, अगर आप देखेंगे तो कुल 3743 जातियों को 3743 जातियों को ओबीसी वर्ग के रूप में चिन्हित किया गया। ठीक है। और क्या कहा गया कि पिछड़ापन का आधार क्या माना गया? पिछड़ापन का आधार इसमें क्या माना गया? तो सामाजिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन। यानी कि मंडल आयोग में भी पिछड़ापन का आधार क्या माना गया? सामाजिक पिछड़ापन। पर सामाजिक पिछड़ापन जुड़ता है जाति से, मतलब जाति को सामाजिक पिछड़ापन का मुख्य आधार माना गया कि जो कुछ जातियां हैं वो आपको सामाजिक पिछड़ापन का शिकार है। ठीक है। और कुल 3743 जातियों को उन्होंने ओबीसी वर्ग के रूप में पहचान किया। और इस ओबीसी वर्ग के लिए बहुत सारे प्रोविजन की मांग की गई, जिसमें सबसे अहम बात था 27% रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में। सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग की गई। आरक्षण की मांग कही गई कि उनको 27% आरक्षण दिया जाए। अब है क्या कि
मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उस समय मंडल आयोग गठित हो गई है, 27% रिजर्वेशन की जो है वो प्रतिवेदन मंडल आयोग ने सौंप दिया। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद जो है वो ये सरकार लंबी नहीं चल पाती है, आपसी फूट जनता पार्टी में होती है और उसके कारण क्या होती है, सरकार गिर जाती है। तो मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है, फिर आप देखेंगे कि फिर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, कांग्रेस की जोरदार वापसी होती है और जब कांग्रेस की जोरदार वापसी होती है तो उस समय जो ये मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी उसको फिर से लागू नहीं किया जा सका, ठीक ना। चूंकि जनता पार्टी की सरकार भी गिर जाती है, फिर से केंद्र में कांग्रेस की मजबूत वापसी होती है, बहुत बड़े बहुमत के साथ फिर से कांग्रेस वापस आती है और जब कांग्रेस वापस आती है उस समय तक मंडल आयोग के इस सिफारिश को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, मतलब मंडल आयोग की ये सिफारिश उस समय तक लागू नहीं हो पाती है। बाद में आप देखेंगे कि देश के प्रधानमंत्री बनते हैं 1990 में, जब बीपी सिंह थे, 89-90 में आप देखेंगे जब बीपी सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक ना, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक ना, बीपी सिंह इनका पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह था। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक ना। यूपी के बहुत ही कद्दावर नेता थे ये। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह देखेंगे फिर से आपको एक मिलीजुली सरकार बनती है, ठीक है, और विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये डेट आप याद रख सकते हैं, 7 अगस्त 1990। ये वो ऐतिहासिक दिन है, एक महत्वपूर्ण तारीख है, बहुत ही अहम तारीख है, क्योंकि इसी तारीख को तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो मंडल आयोग की जो सिफारिश थी 27% नौकरी की ओबीसी के लिए, ये 27% रिजर्वेशन देने की मांग को वो लागू करने की घोषणा करते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग है, उस अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की मांग को बीपी सिंह जो था, जो कि मंडल आयोग की रिकमेंडेशन में दी गई थी, सिफारिश में था, उस मांग को मान लिया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ओबीसी वर्ग के लिए इसी तारीख को आपको आरक्षण की घोषणा की गई। बीपी सिंह की सरकार बनी, फिर देखेंगे यहां के बाद मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है, कांग्रेस की सरकार आती है, मंडल आयोग की सिफारिश को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। फिर आप देखेंगे कि जनता दल था, जनता दल में अब बीपी सिंह वहां पे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कुछ इस तरह की राजनीतिक पृष्ठभूमि बनती है। देखिए, आपको राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है और जब तक आप उन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आप बेहतर ढंग से रिलेट नहीं कर पाएंगे और जब वो रिलेट नहीं होगा तो आपकी विजन स्पष्ट नहीं हो पाएगा, आपकी व्यू क्लियर नहीं होगी। तो आप देखिएगा कि इस 27% आरक्षण को लागू किया गया कब, 1990 में। अब 1990 में यह आरक्षण तो लागू कर दिया जाता है, लेकिन जब जो ही ये आरक्षण लागू किया जाता है पूरे देश में आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी जो है वो बवाल मच जाती है। जो आरक्षण के विरोधी थे, जो आरक्षण के विपक्ष में तर्क दे रहे थे, उन्होंने आंदोलन किया। बहुत ही आप कह सकते हैं कि ये वो आंदोलन हिंसक रूप से आंदोलन किए गए। विभिन्न कॉलेज, विभिन्न यूनिवर्सिटी, इन सारी चीजों में आप देखेंगे, इन सारी जगहों पर आपको जो है वो विरोध प्रदर्शन किया गया, जुलूस निकाले गए, धरना किए गए, यहां तक कि कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने आत्मदाह तक किए। पूरी देश जो एक तरह से है वो आरक्षण के बवंडर में जो है वो फंस गया। पूरी देश में बहुत सारे जगह आगजनी हुई, ठीक ना। कई सारे जो है एक तरह से आप कह भी सकते हैं कि हताहत हुआ, लोगों के जान माल को नुकसान पहुंचा। मतलब पूरी देश एक तरह से रिजर्वेशन की आग की भट्टी में झुलस रही थी, ठीक ना। क्योंकि बीपी सिंह के द्वारा यह फैसला जो ही लिया गया कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात कही गई, तो उसके बाद से पूरे देश में तनाव का माहौल बन गया। जो अगड़ी जाति थी, जो पिछड़ी जाति थी, उनके बीच आप देखिएगा कि बहुत बड़ी जो है वो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और उसके बाद आप देखेंगे कि 1990 के बाद फिर क्या होती है कि बीपी सिंह की सरकार आप देखेंगे कि वो गिर जाती है। कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां बनती है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की भी सरकार गिर जाती है। तो जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर जाती है, ठीक है, अब चूंकि वो मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करते हैं, उसी समय में आप देखिएगा कि बिहार में एक घटना घटती है। बिहार में लालू प्रसाद यादव जो है उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे और बीजेपी के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता थे जिनकी एक हिंदूवादी छवि बन चुकी थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो रथ यात्रा निकालते हैं
और वो रथ यात्रा जब निकालते हैं तो बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार कर दिया जाता है। ठीक है, बिहार में चूंकि पहले से ही जो बिहार के चीफ मिनिस्टर थे लालू यादव, उन्होंने कहा था कि अगर आप यहाँ रथ यात्रा लेके आते हैं सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा इससे, इसलिए आप रथ यात्रा न निकाले। लेकिन फिर भी आडवाणी जी उससे रथ यात्रा को लेके आते हैं और बिहार के समस्तीपुर में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में आप देखेंगे कि जो है एक तरह से जो सहयोग, जो समर्थन दिया गया था, वो समर्थन वापस ले ली जाती है, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर जाती है। और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरती है, फिर आप देखेंगे कि जो अगले प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं नरसिम्हा राव, ठीक ना। फिर आप देखेंगे नरसिम्हा राव ये बनते हैं प्रधानमंत्री, ये हमारे देश के पीएम बन जाते हैं जो कांग्रेस के थे। अब चूंकि नरसिम्हा राव ये कांग्रेस के हैं, फिर से ये देश के पीएम बनते हैं, देश के ये प्रधानमंत्री बनते हैं। आरक्षण का मुद्दा देश में एक बहुत हॉट टॉपिक बन चुका है, बहुत बड़ा मुद्दा है। हर चौक चौराहा, चाय की दुकान से लेके घर, दफ्तर, बंगला, हर जगह आरक्षण आरक्षण आरक्षण, रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन। ये आपको केवल चौतरफा एक रिजर्वेशन की ही बहस की गूंज सुनाई पड़ती उस दौर में। तो उस समय क्या होता है कि नरसिम्हा राव जो है वो जब कांग्रेस की वापसी होती है तो जो अपर कास्ट जो थे, जो आप कह सकते हैं कि सवर्ण वर्ग जो थे, उनका काफी विरोध हो रहा था आरक्षण के खिलाफ में, काफी हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे, आगजनी हो रहे थे, आत्मदाह तक किए जा रहे थे। तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश किया गया, क्योंकि अगर नरसिम्हा राव जी ओबीसी वर्ग के लिए, ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया गया, इससे पहले आप समझ रहे हैं कि एससी को 15% आरक्षण पहले से ही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एसटी वर्ग को 7.5% आरक्षण है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। बवाल मचता है इस आरक्षण को लेकर। जब ओबीसी वर्ग को 27% रिजर्वेशन दिया गया तो बवाल मचा, और अब नरसिम्हा राव के सामने बड़ी दुविधा की स्थिति थी, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि हम जनता की द्रोह अपने ऊपर ले। अगर इस आरक्षण को, ओबीसी आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया जाता तो निश्चित रूप से ये बहुत ही कांग्रेस के लिए जो है एक तरह से खुद आत्महत्या की तरह होती, क्योंकि अगर इस आरक्षण को वापस ले लिया जाता तो ओबीसी वर्ग में कांग्रेस का विरोध बढ़ना बहुत लाजमी था, बहुत ही ज्यादा। तो सरकारें प्रायः करते क्या है कि वो उनसे बचते हैं। लेकिन नरसिम्हा राव के समय में पहली बार ये कोशिश की गई कि सवर्णों को आरक्षण दिया गया, ठीक ना। और आप देखेंगे एक वर्ग बनाया गया ईबीसी। देखिए गच्चा नहीं खाइएगा, अभी ईबीसी का मतलब कुछ और होता है, लेकिन उस समय इसको कहा गया इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। अभी ईबीसी मतलब बीसी1 हो जाता है, इसीलिए कंफ्यूज कर जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। एक वर्ग बनाया गया ईबीसी यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। और इसमें उन लोगों को जिनको आरक्षण मिल चुका है, जैसे एससी को मिल गया, एसटी को मिल गया, ओबीसी को मिल गया। अब जो बच्चे, जो वर्ग जिनको आरक्षण नहीं मिला है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, मतलब आप एक तरह से आप कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जो है वो जो सवर्ण जातियां थी, जो अपर कास्ट थे, उनको 10% आरक्षण का प्रावधान जो है वो नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया। ठीक है, सिनेरियो को समझिए ध्यान से कि ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण बीपी सिंह के सरकार में लाई गई है। और फिर आप देखेंगे कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, पहली बार ये कोशिश किया गया आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को भी, मतलब ये माना गया कि पिछड़ापन का आधार आर्थिक पिछड़ापन भी हो, और इस आधार पर 10% आरक्षण दिया गया। किसको दिया गया? आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को। मतलब आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि जो सवर्ण जातियां थी, जो अपर कास्ट थे, उनको 10% आरक्षण का यहां पे दे दिया गया। ठीक है, ये नरसिम्हा राव जी के समय में हुआ। यहां तक कि सिनेरियो क्लियर कट है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही अहम चीज है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मंडल आयोग मामला भी इसको कहा जाता है। ये मामला क्या है? इस मामले को अगर समझना चाहते हैं तो एक बार इसकी पृष्ठभूमि को समझिए। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? मंडल आयोग के बाद, मंडल आयोग की सिफारिश के बाद जो आप तत्कालीन परिस्थितियां देखते हैं, उन तत्कालीन परिस्थितियों में अब आरक्षण
क्या हो गए हैं, एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ठीक है, ओबीसी को 27% और ईबीसी को आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग इसको 10%। जब आप इस आरक्षण को जोड़िएगा तो आप जोड़िए 0.5, 5, 7, 12, 7, 19, ठीक है, ये 59.5% आरक्षण हो गया। ठीक है, टोटल 59.5, तकरीबन लगभग 60% के आसपास आरक्षण हो गई। इस मसले को चुनौती दिया गया इंदिरा साहनी केस में, ठीक ना। तो मतलब इंदिरा साहनी केस में मेनली आरक्षण का मसला ही था, इसको चुनौती दिया गया है। और उस समय तक की एक बड़ी बेंच थी, चूंकि मसला संविधान से जुड़ा हुआ था, आर्टिकल 16 से जुड़ा हुआ था, फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, तो संवैधानिकता से जुड़ा हुआ मसला था, इसलिए एक संवैधानिक पीठ का गठन किया गया। उसमें 9 जजों की एक बेंच बनाई गई इंदिरा साहनी केस में। ये 1992 9 जजों का जो बेंच है, 9 जजों का उस समय एक बेंच गठित किया गया, 9 जस्टिस थे इसमें, ठीक ना, इस बात में। और इसमें ये इंदिरा साहनी जो है ये आपको वादी थे, ये केस करते हैं, इंदिरा साहनी जो है वही केस करते हैं। तो इसमें आप देखिएगा 9 जजों की एक संवैधानिक पीठ गठित की जाती है, संवैधानिक पीठ, संवैधानिक पीठ का गठन कर दिया गया, ठीक है। और इसमें चुनौती दिया गया मंडल आयोग के मसले को, या फिर आप देखेंगे 10% आरक्षण दिया गया था, ठीक है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को, आप कह सकते हैं सवर्ण क्लास को 10% आरक्षण दिया गया। इन तमाम मसले को इसमें चुनौती दी गई। अब ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया 16 नवंबर 1992 को। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जजमेंट है, और खास करके जो राज व्यवस्था के स्टूडेंट है, कई सारे प्रश्न, कई सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहां से आएंगे। तो अगर आपको उन प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्नों को हैंडल करना है तो इस केस के जजमेंट को समझना बहुत ही आवश्यक है। ये देखिए इस केस में क्या सब जजमेंट आता है, ठीक ना। पहला जजमेंट तो ये कहा गया कि जो 27% आरक्षण है ओबीसी वर्ग का, 27% आरक्षण को वैध माना गया। आरक्षण वैध मतलब पहला चीज अगर आप देखेंगे इंदिरा साहनीवाद, इंदिरा साहनीवाद, इसका जजमेंट आप देखते हैं 16 नवंबर, इसका फैसला जो है 16 नवंबर 1992 को आया। क्या था जजमेंट? पहला तो बात यही समझ लीजिए कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण, इसको वैध माना गया। क्या कि आरक्षण जायज है, सही है, संविधान के दायरे में है, संवैधानिकता के दायरे में है। तो इस आरक्षण को इंदिरा साहनी केस में हरी झंडी मिल गई। कहा गया नहीं ये आरक्षण सही है, ये आरक्षण वैध है, संवैधानिकता के दायरे में है। लेकिन यहां पर एक प्रावधान लाया गया, कहा गया कि क्रीमी लेयर का प्रावधान लाया गया, एक प्रावधान लाया गया क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर, ठीक ना। अब ये क्रीमी लेयर का प्रावधान क्या चीज है उसको समझिए। क्रीमी लेयर का प्रावधान है मतलब इसमें 27% आरक्षण को वैध माना गया, एक लेकिन लगा दिया। लेकिन यह लगाया गया कि चूंकि उस समय जो मंडल आयोग की सिफारिश थी, मंडल आयोग की सिफारिश में ओबीसी वर्ग के लिए जो आपको 27% आरक्षण की सिफारिश की जाती है, वो देश की कुल आबादी का उस समय लगभग 52% हिस्सा था ओबीसी। तो कहा गया कि ये जो 52% लोग हैं इसमें क्रीमी लेयर को छांटा जाए, इसमें क्रीमी लेयर को छांटा जाए। क्रीमी लेयर का मतलब आप समझ सकते हैं, अभी आप प्रत्यक्ष रूप से समझिए कि अगर मान लेते हैं कि ये 52% जनसंख्या है, उसमें सपोज डैट की मान लेते हैं कि एक्स कुछ जातियां ऐसे हैं जिनकी आबादी मान लेते हैं सपोज डैट कि उनकी आबादी जो है वो 30% है, ठीक है, और कुछ आबादी ऐसे हैं जिनकी वो 22% है, ठीक ना। जो भी मान ले, अगर हम इसको 40% ही कर दे, इसको 12% कर दे, तो ये 12% आबादी जो है ये अब मान लेते हैं इनको आरक्षण भी मिला, इनकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी बेहतर हुई, ठीक ना, ये आर्थिक रूप से भी संपन्न हुए, इनको रिजर्वेशन भी मिल गया। अब जब इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई और फिर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो होगा क्या कि ये जो वर्ग हैं जो थोड़ा आगे निकल गए, किसमें? ओबीसी के अंदर। ध्यान से समझना है, ये अन्य वर्ग की बात नहीं हो रही, हम बात कर रहे हैं कि ओबीसी, ये टोटल ओबीसी है।
उस ओबीसी में 12% लोग ऐसे हैं जो सुखी संपन्न हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी बेहतर है और आरक्षण का भी लाभ मिल गया इनको, इनकी स्थिति और बेहतर हो गई। अब अगर फिर आरक्षण मिलता है, फिर सरकारी नौकरियों में अगर इनको नहीं हटाया गया तो उस आरक्षण का जो मैक्सिमम बेनिफिट होगा ये यही लोग उठा ले जाएंगे, इन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये 40% जो लोग हैं, ये 12% लोग हैं, ठीक ना, इनको आरक्षण मिला, इनकी स्थिति अच्छी हो गई। फिर आरक्षण मिल रहा है तो स्वाभाविक बात है कि जो आगे निकल गए हैं उस आरक्षण का, ओबीसी वर्ग के आरक्षण का मैक्सिमम बेनिफिशियरी कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, इनको मैक्सिमम लाभ मिल जाएगी। तो यहां पे इंदिरा साहनी केस में ये कहा गया कि इनको हटाइए, ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए कि ये क्रीमी लेयर है, इनको हटाइए, इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अगर इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तो टोटल का टोटल आरक्षण किसको मिलेगा, इस 40% को मिलेगा। तो इनकी स्थिति में क्या होगी, सुधार आएगी। आरक्षण क्यों लाया गया, आरक्षण सामाजिक न्याय को स्थापित करना का एक उपाय है। आरक्षण प्रतिनिधित्व बढ़ाने का, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए लाया गया कि हर वर्ग के प्रतिनिधित्व, ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है, ये सोशल जस्टिस का मामला है, ये सामाजिक पिछड़ापन का मामला है, ये ऐतिहासिक पिछड़ापन का मामला है, ये शोषण और दमन का मामला है। तो जो आगे निकल गए हैं उनको कहा गया कि इस ऐसे लोगों को क्रीमी लेयर के रूप में चिन्हित कीजिए और इनको हटाया जाए। और इनको जब हटाते जाएंगे, इसमें भी जो वर्ग अब मान लेते हैं आरक्षण मिला, उनकी स्थिति अच्छी हो गई, जब वो क्रीमी लेयर के दायरे में हो जाते हैं तो उनको बाहर कीजिए, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तब जो वर्ग बचेंगे उनको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, तो आरक्षण का जो मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति होगी। तो यहां पे आप देखेंगे इंदिरा साहनी केस में क्रीमी लेयर का प्रावधान लाया गया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आगे चर्चा करेंगे रामनंदन समिति की, अभी वहां पे देखेंगे क्रीमी लेयर में क्या प्रावधान किए गए। स्टेप बाय स्टेप एकदम आराम से सीक्वेंस से समझिए आप। हम फिर दोहरा रहे हैं कि निसंदेह अगर आप इस क्लास को गंभीरता से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपकी कोई भी डॉट्स आपके जहन में नहीं रह जाएगी, हर चीज, हर डॉट्स दूर हो जाएगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न उठते हैं, कोई संशय उठते हैं, कोई ऐसे डॉट्स रह जाते हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। हमारी टीम कोशिश रहेगी, हमारी टीम की, कि आपके वो डॉट्स को क्लियर कर दिया जाए, बता दिया जाए। अगले लेक्चर में हम जरूर कोशिश करेंगे कि उस चीज को क्लियर किया जाए। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है हमको कि सिस्टमेटिक थोड़ा सा चलना है, और अगर आप सिस्टमेटिक चलेंगे तो जरूर आप चीजों को बेहतर ढंग से जान पाएंगे। अगर ये क्लास आपको पसंद आती हो तो मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि देखिए एक कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है यूट्यूब पर, उसका मेनली रीजन यही है कि मैं कोई इस मंच पे एक बड़ा स्थापित शिक्षक नहीं हूं, ठीक है। मेरी कोशिश रहती है कि बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ाया जाए, लेकिन अगर आप लोगों की प्यार, सहयोग, स्नेह की अपेक्षा रहती है, वो उस स्तर पे खेद के साथ और दुखी मन से मुझे ये कहना पड़ता है कि उस तरह की जो है वो प्यार, सहयोग, जो अपेक्षाएं रहती है आप लोगों से, वो नहीं मिल पाती है। तो वो जो एनर्जी होती है वो एनर्जी बूस्टअप नहीं हो पाती है, ठीक ना। तो इसलिए थोड़ा सा अंतराल भी आ जाता है, वीडियो कंटिन्यू आप लोगों को नहीं मिल पाती रहती है। उसका एक रीजन ये भी है, व्यस्तता काफी ज्यादा रहती है अन्य चीजों में, तो मुश्किल तो है इस मंच पे कंटिन्यू बने रहना। लेकिन अगर आप लोगों का प्यार, सहयोग, स्नेह मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से हम कंटिन्यू आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे, ये वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। और इसलिए बहुत जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा ले, अधिक से अधिक ग्रुप में, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना कतई ना भूले। एकदम विनम्र आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, निवेदन रहेगी एक तरह से। अगर आपको ये क्लास पसंद आती हो, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपको ये क्लास नहीं पसंद है तो आप इसे अग्रसारित करें, लेकिन इतनी बात तो जरूर हम कहेंगे कि अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो जरूर इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारी सहयोग करें इसमें। और अगर आपका प्यार, सहयोग हमें मिलता है तो निश्चित रूप से हम बेहतर कंटेंट के साथ कंटिन्यू आप लोगों के सामने ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम उपस्थित होते रहेंगे और एक कंटिन्यू रूप में आपको वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। क्या रिटर्न आते हैं। तो दूसरी बात यहाँ पे क्या देखें कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण वैध माना गया, लेकिन इसके लिए क्या किया गया, क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया।
ठीक है। इसी केस का एक दूसरा पहलू देखिए। अब क्या देखे थे कि 10% आरक्षण दिया गया आर्थिक आधार पर, तो आर्थिक आधार पे 10% आरक्षण को रद्द कर दिया गया। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण रद्द, कहा यह आरक्षण वैध नहीं है। मतलब यहां पे आप समझ लीजिए, साफ साफ शब्दों में इंदिरा साहनी केस में साफ साफ शब्दों में यह माना गया कि पिछड़ापन का आधार सामाजिक है, न कि आर्थिक है। हमने पहले भी कहा कि अगर कोई सामाजिक रूप से पिछड़ा है तो तय मानिए कि लगभग वो आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं, वो शैक्षिक रूप से भी पिछड़े हैं। लेकिन आर्थिक पिछड़ापन जो है, इसमें कई सारी जो है आर्थिक पिछड़ापन के साथ आप देखिएगा कि कंफ्यूजन की बात होती है। एक तो आर्थिक पिछड़ापन किसी व्यक्ति की एक अस्थायी स्थिति नहीं है। 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, 1 साल के अंदर वो स्थिति बदल सकती है। कोई बहुत गरीब है, बहुत अमीर हो जाएगा, तो आर्थिक पिछड़ापन एक अस्थायी स्थिति नहीं है व्यक्ति की। दूसरी बात कि आर्थिक पिछड़ापन को पिछड़ेपन का आधार नहीं माना गया है इंदिरा साहनी केस में। हालांकि बाद में आप देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लाया जाएगा 103 में संविधान संशोधन के जरिए, लेकिन अभी तक के सिनेरियो में इंदिरा साहनी केस में साफ साफ ये कहा गया कि आर्थिक आधार पे आरक्षण वैध नहीं है। आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए? सामाजिक पिछड़ापन होना चाहिए। आरक्षण का आधार, आरक्षण का आधार सामाजिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन। और सामाजिक पिछड़ापन किससे सुनिश्चित होता है? जाति से सुनिश्चित होता है। मतलब आरक्षण का आधार जाति है, न कि आर्थिक स्थिति। ये इंदिरा साहनी केस की बात है। इसी केस में आप देखेंगे कि यह भी कहा गया कि आरक्षण का दायरा, आरक्षण का दायरा 50% से अधिक नहीं, 50% से अधिक नहीं, अधिक नहीं। मतलब अगर आप देखेंगे, ध्यान दीजिए, एक बार फिर से कैलकुलेट कीजिए। एससी 15%, एसटी 7.5% और ओबीसी वर्ग को 27%, ये हो गया 49.5%। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है लगभग 50% है, 49.5%। इंदिरा साहनीवाद में बहुत ही क्लियर रूप में कहा गया कि आरक्षण कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, मतलब एकदम से कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाए तब ही, अन्यथा कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, मतलब अपवादों को छोड़ दिया जाए तो उन केवल असामान्य स्थिति में ही, केवल आप कह सकते हैं असामान्य स्थिति में, असामान्य स्थिति, आरक्षण का दायरा इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। केवल बहुत ही ज्यादा कुछ असामान्य परिस्थिति क्रिएट हो जाती है, कुछ असाधारण परिस्थिति है, ठीक है, कुछ विशेष परिस्थिति है, उसी समय में आरक्षण का ये दायरा लांघा जा सकता है, अन्यथा आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकती है। बहुत वर्स्ट कंडीशन में ही, बहुत ही असामान्य परिस्थितियों में ही, विशेष परिस्थिति में ही, अपवाद स्वरूप ही जो है वो आरक्षण का दायरा जो है 50% से अधिक हो सकता है। जैसे आप देखेंगे कि तमिलनाडु राज्य में जो है वो आरक्षण लाया गया और वो आरक्षण 50% के दायरे से ज्यादा आरक्षण लाया गया। उसको चुनौती दी गई, इंदिरा साहनी केस का हवाला दिया गया कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो फिर तमिलनाडु राज्य में कैसे आरक्षण का दायरा लांघा गया? वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखेंगे कि वो अपना जजमेंट दिया और ये स्वीकार किया कि कुछ विशेष परिस्थितियों में ये आरक्षण का दायरा लांघा जा सकता है, अन्यथा आप देखेंगे आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। ये प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि आरक्षण का दायरा 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है, किस वाद में? तो इंदिरा साहनी केस में यह जजमेंट दिया गया था और ये कहा गया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण वैध नहीं है। आरक्षण का आधार सामाजिक पिछड़ापन है, जातीय, आर्थिक आधार नहीं है। क्रीमी लेयर की अवधारणा को इंदिरा साहनी केस में लाया गया, ओबीसी आरक्षण को वैध बनाया गया। इसके अलावा भी कुछ प्रोविजन थे, जैसे इसमें कहा गया कि बैकलॉग का अग्रनयन होगा, बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड होगा, जिसको आप कह सकते हैं, ऐसे कह लीजिए कि बैकलॉग सीट जो है, सीटें जो है, बैकलॉग सीटें
कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड होगी। मतलब इसको अग्रनयन कहते हैं, अग्रनयन का सिद्धांत, अग्रनयन का सिद्धांत कहते हैं। क्या है अब ये बैकलॉग सीट क्या है, इसको जरा एक उदाहरण से समझिए। बैकलॉग सीट का मतलब होता है कि जैसे सपोज दैट की कोई एग्जामिनेशन हो रही है, कोई नोटिफिकेशन निकाली गई, उस नोटिफिकेशन में मान लेते हैं कि 500 सीट है, 1000 सीट है, मान लेते हैं कि उसमें क्या है कि 1000 सीट है। तो 1000 सीट है तो क्या होगा कि आरक्षण जो है, आप देखिए एससी को कितना मिलेगा, 15% आरक्षण है, तो 150, आप समझ सकते हैं 150 सीट एससी के लिए आरक्षित हो जाएगी। अगर आप एससी के लिए देखिएगा, एसटी के लिए देखेंगे तो एसटी के लिए 7.5% सीट है, मतलब 75 सीट इसके लिए आरक्षित हो जाएगी। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है, तो 270 सीट ओबीसी के लिए हो जाएगी। ठीक है, ओबीसी। तो बैकलॉग का सिद्धांत लाया गया। बैकलॉग का सिद्धांत ये कहता है कि आप ध्यान देंगे कि जो ये सीटें हैं, मान लेते हैं 150 सीट है, 150 सीट है एससी वर्ग के लिए, कुछ विशेष परिस्थिति हुई होगी उस नोटिफिकेशन में, या तो फॉर्म ही कम फिलअप किए गए, या एससी वर्ग के लोग कम पास कर पाए, परीक्षा में कम ही उत्तीर्ण हो पाए। मान लेते हैं कि सपोज दैट कि 120 सीटें ही भरी जा सकी, 150 सीटें थी एससी के लिए, उसमें केवल 120 सीट ही भरी जा सकी, तो 30 सीटें जो है वो खाली रह गई। 30 सीटें जो है ये आप क्या देख रहे हैं कि खाली रह गई। चाहे कारण जो भी रहा हो, चाहे अगर वो हो सकते हैं कि एप्लीकेंट ही कम हो, परीक्षा में बैठने वाले जो स्टूडेंट है उसकी संख्या ही कम हो, या हो सकते हैं कि एससी वर्ग में जो है वो उत्तीर्ण ही कम व्यक्ति हो पाए हो। तो ऐसे कंडीशन में ये 30 सीटें खाली रह गई। अब कहा गया कि मान लेते हैं सपोज दैट कि फिर अगले साल 1000 सीट के लिए वैकेंसी आई, अगले साल 1000 सीट के लिए फिर वैकेंसी आई, तो ये 30 सीट जो है ये कैरी फॉरवर्ड कर दी जाए। मतलब एससी वर्ग के लिए अगर फिर यहां पे क्या होगा, 150 सीट यहां मिलेंगे, तो ये 30 सीट यहां से यहां लेते आइए, जोड़ दीजिए इसको। ठीक है, ये 180 सीट हो गए। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को। तो इसको कहा गया कैरी फॉरवर्ड। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इंदिरा साहनी केस में बैकलॉग सीट को कहा गया कि इसको कैरी फॉरवर्ड का सिद्धांत लाया गया कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा लेकिन लगा दिया गया इंदिरा साहनी केस में कि बैकलॉग सीट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन आरक्षण का दायरा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं, तो पेचीदगी बढ़ जाएगी जो हम आगे देखेंगे। तो बैकलॉग सीट को कहा गया कि कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, लेकिन आरक्षण का दायरा जो होगा वो आपको देखेंगे कि वो कहा गया कि 50% से ज्यादा नहीं होगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण फैसला था इंदिरा साहनी केस में, इसमें यह कहा गया कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगी, पदोन्नति में आरक्षण। अभी भी देखेंगे पदोन्नति में केवल एससी एसटी वर्ग को ही आरक्षण मिलता है, पदोन्नति में आरक्षण केवल एससी एसटी वर्ग के लिए है। लेकिन इंदिरा साहनीवाद में यह कहा गया कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ठीक ना, पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। ओबीसी के 27% आरक्षण को वैध बनाया गया, क्रीमी लेयर का प्रावधान लाया गया, आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर जो 10% आरक्षण दिया गया था उसको रद्द कर दिया गया, और आर्थिक पिछड़ापन को आरक्षण का आधार नहीं माना गया। आरक्षण का आधार सामाजिक पिछड़ापन होगा, यानी जाति होगा। बैकलॉग सीटें कैरी फॉरवर्ड होगी, और पदोन्नति में एससी एसटी वर्ग को जो आरक्षण मिल रहा है वो आरक्षण नहीं दी जा सकती है, पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। ये है इंदिरा साहनीवाद 1992। तो समझ पा रहे होंगे इस बात को, क्या परिस्थिति बन गई। अब देखिएगा यहां पे कि इस वाद के बाद, ये इंदिरा साहनीवाद हो गया, इस वाद के बाद आप देखिएगा कि क्या किए जाते हैं कि कुछ विशेष कंडीशन बनते हैं, आप देखेंगे। ठीक ना, ये तो आपको हमने बता ही दिया कि 50% की सीमा निर्धारित की गई, क्रीमी लेयर की अवधारणा की जाए, जिससे वास्तविक पिछड़े लोग ही आरक्षण का लाभ ले सके। जाति और पिछड़ेपन को आधार माना गया, इसकी भी जिक्र हम कर चुके हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण को ये कहा गया कि ये वैध नहीं है, आर्थिक आधार पर आरक्षण वैध नहीं है, क्योंकि यह प्रावधान सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर केंद्रित है।
बाद में आप देखेंगे 103 में संविधान संशोधन के द्वारा 16(6) को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे इस बात की जिक्र करेंगे कि 103 में संविधान संशोधन के द्वारा 16(6) में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को फिर से 10% आरक्षण को लाया जाता है। चलिए अब देखिए कि क्या परिस्थिति बनती है। इंदिरा साहनी केस में क्रीमी लेयर की एक अवधारणा दी गई। अब क्रीमी लेयर की जो अवधारणा दी गई तो कौन होंगे क्रीमी लेयर, क्या क्राइटेरिया होगी, तो देखिएगा कि 1993 में एक समिति बनाई जाती है, रामनंदन समिति। एक समिति का गठन किया गया, रामनंदन समिति, बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। बहुत बार आपसे पूछे जाएंगे कि क्रीमी लेयर से संबंधित समिति के बारे में, ये क्या था, ये क्रीमी लेयर से, क्रीमी लेयर से संबंधित है ये, कि कौन होंगे क्रीमी लेयर, किसको आरक्षण के दायरे से बाहर रखना है। तो उसके लिए एक समिति बनाई गई, एक आयोग का गठन किया गया जिसको रामनंदन समिति कहते हैं। रामनंदन जी की अध्यक्षता में, चूंकि ये कमिटी था इसलिए इसको रामनंदन समिति कहा गया। ये समिति जो है आपको, ये 1993 की समिति है, 1993 की समिति है। अब इस समिति ने क्या कहा, क्रीमी लेयर के बारे में क्या प्रावधान दिया कि उस समय, जिस समय 1993 में क्रीमी लेयर की अवधारणा लाई गई थी, उन्होंने कहा कि 1 लाख वार्षिक आय वाले जो लोग होंगे वो क्रीमी लेयर में होंगे, ठीक ना। उस समय ये लाया गया कि 1 लाख वार्षिक आय, 1 लाख वार्षिक आय जिनकी होगी वो क्रीमी लेयर के दायरे में होंगे, उनको आरक्षण से बाहर किया जाए, उनको आरक्षण नहीं मिले, ठीक है। और दूसरी बात कहा गया कि जो संवैधानिक पद है, बहुत सारे जो संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक पद हैं, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति का पद है, जैसे उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति, जैसे कैग है, जैसे महान्यायवादी है, महान्यायवादी हैं, जैसे SC ST के, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं, और भी कई सारे लोग हैं, इनको क्रीमी लेयर के दायरे में रखा गया। अब यहां पे ध्यान रखना है कि जो क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया था किस केस में, इंदिरा साहनी केस में। और क्रीमी लेयर की क्राइटेरिया क्या होगी, ये सुनिश्चित किया गया रामनंदन समिति के द्वारा। ये अपनी रिकमेंडेशन में कहा कि जिनकी आय 1 लाख वार्षिक आय से ज्यादा है उनको क्रीमी लेयर के दायरे में लाया जाए, और जो संवैधानिक पद पे जो विराजमान लोग हैं उनको भी क्रीमी लेयर के दायरे में लाया जाएगा, इनको आरक्षण नहीं मिलेगा। हालांकि आपको हम बता दें कि विभिन्न बहुत सारे बीच बीच में संशोधन होते रहे इसमें, और वर्तमान में आप देखेंगे अगर तो क्रीमी लेयर के लिए क्या है, वर्तमान में 8 लाख वार्षिक आय। जिनकी वार्षिक आय 8 लाख या उससे ज्यादा है उनको क्रीमी लेयर में रखा जाता है, उनको फिर आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये रामनंदन समिति है। अब जो सिनेरियो बनी है इंदिरा साहनी केस के बाद, रामनंदन समिति की सिफारिशों को भी आप लोग देख चुके हैं, तो वहां पे क्या है कि मतलब आर्थिक आरक्षण को तो खत्म ही कर दिया गया इंदिरा साहनी केस में, आरक्षण का दायरा का 50% नहीं बढ़ेंगे। अब 2 संविधान संशोधन होंगे यहाँ पे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि बाद में जोड़े गए 77वां संविधान संशोधन, और उसमें एक और संविधान संशोधन आपको देखने को मिलेगी, जो संविधान संशोधन है आपको 85वां संविधान संशोधन। तो ये 2 संविधान संशोधन है, बेहतर ढंग से हमको समझना है। देखिए ये क्या है, अनुच्छेद 16(4)A। सबसे पहली बात की अनुच्छेद 16(4)A इसको जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के जरिए, तो 77वें संविधान संशोधन के जरिए आप देखेंगे कि अनुच्छेद 16(4)A को जोड़ा गया। मतलब इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ जो वाद है 1992 की, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पदोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं लाया जा सकता, नहीं दिया जा सकता है, इंदिरा साहनी वाद में। और इसी वाद के जो जजमेंट थे, इसके फैसले को पलटने के लिए ये 77वां संविधान संशोधन किया गया, और इस निर्णय को संतुलित करते हुए SC ST समुदाय के लिए पदोन्नति में आरक्षण को वैध बनाया गया। मतलब कि जहां इंदिरा साहनी केस में
पदोन्नति में आरक्षण को कहा गया कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, अवैध है। उसी को संतुलित करने के लिए, उस जजमेंट को संतुलित करने के लिए ये 77वां संविधान संशोधन 1995 का संविधान, बहुत बार ये पूछे जाएंगे आपसे कि पदोन्नति में आरक्षण किस संविधान संशोधन से, तो पदोन्नति में आरक्षण 77वें संविधान संशोधन से। और ध्यान रखेंगे आर्टिकल 16(4) का ए, पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान कहां पर है, तो 16(4) के ए में है। जब आप पीसीएस लेवल तक के, जब आप पीसीएस यूपीएससी लेवल के एग्जामिनेशन देते हैं, वहां पे जब आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे प्रश्न जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब आपसे पूछे जाएंगे कि पदोन्नति में आरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखेंगे पदोन्नति में आरक्षण 16(4) में है। और 77वां संविधान संशोधन जो है 1995, इसके द्वारा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में जो निर्णय दिया गया था, उस निर्णय को संतुलित करने के लिए संविधान संशोधन किया गया और पदोन्नति में आरक्षण दिया गया। किसको आरक्षण दिया गया? सभी वर्गों को नहीं, केवल एससी और एसटी को। यह आरक्षण एससी एसटी वर्ग को प्रोन्नति में या पदोन्नति में आरक्षण दिया गया, इसको वैध बनाया गया। ठीक ना, मतलब इस अनुच्छेद में 16(4)(a) के शब्दों को देखेंगे तो यह है 16(4)(a) के शब्द। क्या है 16(4)(a)? 16(4)(a) कहता है कि इस अनुच्छेद की किसी बात के होते हुए राज्य को यह अधिकार होगा कि वो अनुसूचित जातियों मतलब एससी, अनुसूचित जनजातियों मतलब एसटी के पक्ष में जिनका राज्य की राय में सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, नियुक्ति या पदों पर प्रोन्नति के लिए आरक्षण का प्रावधान करे, जिसमें वरिष्ठता में रियायत भी शामिल हो सकती है। देखिए ध्यान से, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि 16(4)(a) में अगर आप देखेंगे तो पदोन्नति में आरक्षण है, 77वां संविधान संशोधन के जरिए लाया गया है। पदोन्नति में आरक्षण केवल एससी एसटी वर्ग को दिया जाएगा। किस आधार पर दिया जाएगा? अगर आप देखते हैं कि सरकारी सेवाओं में एससी एसटी वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनकी मतलब संख्या जो है किसी आप सरकारी नौकरी में देखते हैं कि उनकी संख्या कम है उस समूह में, तो ऐसे कंडीशन में अगर उनकी प्रतिनिधित्व कम है तो उनको निश्चित रूप से सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाए। ठीक ना, देना उसको। और 16(4) में यह बनाया गया। और एक दूसरा शब्द है इसमें, वरिष्ठता में रियायत, सीनियरिटी के मामले को भी इसमें बताया गया। क्या है सीनियरिटी का मामला, जरा हम लोग ठहर के इसको भी समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे कि परिणामी ज्येष्ठता का क्या मतलब होता है। देखिए परिणामी ज्येष्ठता का अगर आपको मतलब समझना है, ठीक ना, परिणामी ज्येष्ठता मतलब सीनियरिटी का ये मसला है। कैसे इस मसले को समझेंगे? देखिए एक उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक अनरिजर्व वर्ग के युवा या किसी अन्य वर्ग के आप लेते हैं, कोई एक व्यक्ति है, मान लेते हैं कि एक्स एक व्यक्ति है, ठीक ना, एक्स एक व्यक्ति है जो यूआर कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, एक्स एक व्यक्ति है जो यूआर कैटेगरी से आते हैं। 2012 में कोई एक व्यक्ति है जो आपको एसडीओ के पद पर है, एसडीओ के पद पर है, ठीक है, और यूआर कैटेगरी से है, एसडीओ के पद पे इनकी नियुक्ति हो जाती है, 2012 में एसडीओ बन गए। और आप फिर देखते हैं कि एक एससी एसटी वर्ग के लोग हैं जो आपको क्या देखते हैं, एक इनका नाम मान लेते हैं वाई एक व्यक्ति है, एक्स एक व्यक्ति है, और ये वाई एक व्यक्ति है जो 2015 में आपको क्या हुआ कि एसडीओ बन गया। ध्यान से समझना है। तो एक्स 2012 में एसडीओ है, 2015 में ये एसडीओ बने हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि इनकी सेवा पीरियड जो है वो पहले से है। तो ये क्या है, ये ऑलरेडी सीनियर है। ये क्या चीज है, ये सीनियर है, ठीक है। अब ये एसडीओ है, ठीक ना, ये भी एसडीओ है, लेकिन चूंकि एससी एसटी के जो वर्ग के जो ये वाई जो है ये 2015 से सेवा में है, ये 2012 से सेवा में है, तो ये आपको पहले से अपनी सेवा दे रहे हैं, तो इसलिए ये सीनियर हो गए। इनकी प्रोन्नति 10 साल के बाद होगी, 12 साल के बाद होगी, रेगुलर प्रमोशन जिसको कहते हैं। सामान्यतः एसटी एसटी वर्ग को,
ठीक ना, प्रतिनिधित्व अगर नहीं है तो 7 वर्षों में उनकी प्रोन्नति हो जाती है। तो मान लेते हैं इस आधार पे क्या हुआ कि 2022 में अब ये बन गए क्या चीज, एसडीओ से बन गए डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए, ये डीएम बन गए या जो भी सीनियर हो एसडीओ से। तो इनका प्रमोशन हो गया और प्रमोशन होके क्या हो गया कि वाई जो है ये इनका पदोन्नति हो गया, इनकी पदोन्नति हो गई और प्रमोशन से क्या बन गए, एसडीओ से डीएम बन गए। अब अगर आप देखेंगे तो इनकी सेवा पहले से है, ठीक है, तो क्या ये सीनियर रहेंगे, नहीं, ये चूंकि उससे एसडीओ के पद से बड़े पोस्ट पे है, आप देख रहे हैं ये एसडीओ के पोस्ट पे है, ये डीएम के पोस्ट पे है। तो अब क्या हुआ, अब ये व्यक्ति जो है वो सीनियर है, अब वाई जो है उनकी पदोन्नति हो गई तो वाई हो गया सीनियर, वाई हो गया सीनियर, ठीक है। अब देखिए कि 2022 में ये सीनियर हो जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि मतलब 12 साल के बाद रेगुलर प्रमोशन के बाद मान लेते हैं 2024 में, 2023 में, 2024 में इनका भी प्रमोशन हो गया, वो रेगुलर प्रमोशन जो सामान्यतः सबों की प्रमोशन होती है। तो मान लेते हैं कि इनकी प्रमोशन हो गई 2023 में, 2024 में इनकी भी प्रमोशन हो गई, 2024 में प्रोन्नति हो गई और प्रोन्नति ये भी बन गया डीएम। अब देखिए 2022 में डीएम बन गए, अब ये भी डीएम है, अब तो एक्स भी डीएम है और वाई भी डीएम है। एक्स की सेवा पीरियड पहले से है, 2012 से है, तो क्या एक्स जो है वो सीनियर हो जाएगा? अब देखेंगे यहां पे, क्योंकि अब तो ये भी डीएम है, ये भी डीएम है, तो क्या एक्स सीनियर होगा? तो परिणामी ज्येष्ठता का नियम कहता है नहीं, जो एक बार सीनियर हो गया, जो एक बार सीनियर हो गया, जैसे वाई एक बार सीनियर हो गया इससे पहले 2022 में, तो उसकी सीनियरिटी को बरकरार रखा जाएगा, भले इनकी सेवा पीरियड इसके बाद में है, इस सेवा में बाद में आए हैं, लेकिन अगर एक बार 2022 में ये एक्स से सीनियर हो गए तो इनकी सीनियरिटी बरकरार रहेगी, ये सीनियरिटी समाप्त नहीं होगी, यही सीनियर होंगे, भले बाद में वो भी डीएम बन जाए, लेकिन सीनियर कौन रहेगा? वाई। इसको कहते हैं परिणामी ज्येष्ठता का नियम, यानी ये रूल्स ऑफ सीनियरिटी है कि कौन सीनियर होंगे सरकारी नौकरी में। चूंकि सीनियरिटी को भी लेके बहुत सारे विवाद होते हैं, तो परिणामी ज्येष्ठता का नियम भी जो है आप देखेंगे कि 16(4) के ए में आपको जोड़ दिए गए। 16(4) का मुख्य उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति का अवसर प्रदान करना है, किस विशेष रूप से उन मामलों में जहां पे उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, क्योंकि वो ऐतिहासिक वंचना के शिकार हैं, ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हैं, बार बार हम इस चीज की जिक्र कर रहे हैं, और ऐतिहासिक वंचना जो है इसको मुख्य धारा में लाने के लिए उनको प्रोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो चलिए ध्यान देते हैं कि वरिष्ठता में रियायत, ये तो हम देख रहे हैं कि क्या है सीनियरिटी प्लस, लेकिन यही चीज है कि ये 77वां संविधान संशोधन से नहीं है, ये बाद में आप देखिएगा कि प्रोन्नति में आरक्षण मिली, ये भी जोड़े गए, वरिष्ठता में रियायत आप ये भी जोड़े गए, लेकिन ये बाद में जोड़े गए 85वां संविधान संशोधन के जरिए जोड़े गए। मतलब 77वां संविधान संशोधन के जरिए वरिष्ठता का जो रूल्स है, रूल्स ऑफ सीनियरिटी, क्या इसको 77वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो बात ऐसी नहीं है। सीनियरिटी का जो मसला है, ये सीनियरिटी का मसला जोड़ा गया 85वें संविधान संशोधन के जरिए। मतलब ये मसला कि वरिष्ठता में रियायत यानी परिणामी ज्येष्ठता का नियम, ये आपको कहां से आया? तो ये आया आपको 85वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस बात को हमको ध्यान रखना, जो अब हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले इसी बात पे आते हैं हम लोग, ठीक ना, यही है वरिष्ठता में रियायत। अब देखेंगे 85वें संविधान संशोधन के द्वारा 2001 के द्वारा 16(4) में वरिष्ठता का रियायत, ठीक ना। इस बात को एकदम ध्यान से रखना है कि 85वां संविधान संशोधन जो है, इसमें क्या किया गया? वरिष्ठता में रियायत, जिसको हमने क्या कहा? परिणामी ज्येष्ठता, परिणामी ज्येष्ठता का नियम। मतलब अगर आप सारांशता समझने का प्रयास करें तो अनुच्छेद 16(4)(a),
ठीक ना। अगर आप अनुच्छेद 16(4)(a) की बात करेंगे तो इसमें दो संविधान संशोधन है। एक 77वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1995, और इसमें जब आप देखेंगे तो एक और भी संविधान संशोधन है, 85वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन 2001। 77वां संविधान संशोधन के जरिए क्या जोड़ा गया? इसमें जोड़ा गया प्रोन्नति में आरक्षण, प्रोन्नति में आरक्षण किसके लिए? एससी एसटी के लिए। किसके लिए? एसटी एसटी के लिए। किस आधार पर? तो अगर सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व कम है, उनका प्रतिनिधित्व उनकी रिप्रेजेंटेशन कम है, तो उसमें इनको आरक्षण मिलेगा। और 85वां संविधान संशोधन, इसमें क्या जोड़ा गया? तो इसमें जोड़ा गया परिणामी चेष्टता का सिद्धांत, परिणामी चेष्टता का सिद्धांत। मतलब 16(4)(a) में दो संविधान संशोधन है, 77वां संविधान संशोधन और 85वां संविधान संशोधन। क्लियर है? इस बात को बहुत ही बेहतर ढंग से आप समझ पा रहे होंगे कि आपको दो मसला है, एक 85वां है और एक 77वां है। तो आपने इस तरह से देख लिया कि क्या हम देख रहे हैं कि 16(4) में जो है दो तरह के संविधान संशोधन है, 77वां और 85वां, जिसको आप देखेंगे कि एम नागराज केस में उसको चुनौती दी जाएगी। लेकिन हम लोग थोड़ा सा ठहर के आप पहले देख लेते हैं कि संविधान का अनुच्छेद जो 16 है उसमें एक और आर्टिकल जोड़े गए हैं, 16(4)(b), संविधान के का अनुच्छेद 16(4)(b। तो फिर यही बात कि ये आर्टिकल जोड़े गए हैं, चूंकि मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। ध्यान देते हैं कि इंदिरा साहनी केस के बाद क्या था कि इंदिरा साहनी केस में यह कहा गया कि बैकलॉग सीटें कैरी फॉरवर्ड होगी, अगले वर्ष जोड़ दी जाएगी, लेकिन आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होगी। अब तो एक असमंजस की स्थिति हो गई ना। अगर जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बताया कि 1000 सीट थी, मान लेते हैं कि किसी वर्ग के लिए यहाँ पे इसमें 150 सीटें आरक्षित है, ये आरक्षण मिला। 1000 सीट है एससी वर्ग के लिए, आप आरक्षण देखेंगे एससी को तो 150 सीटों पर आरक्षण मिला। अब इस 150 में 120 ही सीट भरी जा सकी, तो 30 सीटें तो बाकी रह गई, इस पर जो है वो भरी नहीं जा सकी, खाली रह गई। जिस कारण से भी अगले बार फिर मान लेते हैं कि 1000 की 1200 की जो भी आप देख लेते हैं कि 1000 सीट की रिक्ति आई, तो यहां पर भी 150 सीट रिजर्वेशन होगा, 30 सीट यहां कैरी फॉरवर्ड है तो 180 हो गया, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए कि आरक्षण तो चूंकि 50% से ज्यादा नहीं करना है, तो जब हम सभी वर्गों को आरक्षण देंगे तो आप क्या देखते हैं कि ये आरक्षण सीटों को जब हम जोड़ेंगे तो 50% से ज्यादा हो जाएगा। तो फिर कैसे कैरी फॉरवर्ड होगी? जब आरक्षण 50% की दायरे से आगे नहीं भागेगी तो कैरी फॉरवर्ड कैसे की जा सकेगी? तो इसी बात को संतुलित करने के लिए क्या किया गया है कि इसमें 16(4)(b) जोड़ा गया, और ये जोड़ा गया कि माने कैरी फॉरवर्ड जब हम करेंगे, बैकलॉग सीट को जब हम जोड़ेंगे तो आरक्षण की जो सीमा होगी उसका उल्लंघन हो सकता है। किसके लिए? आरक्षण देने के लिए नहीं। अगर बैकलॉग सीट है उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है और तब आरक्षण का दायरा 50% से ज्यादा जा रहा है, तो ये आपको आरक्षण के रूल्स का अतिक्रमण नहीं होगा। मतलब आरक्षण 50% से अधिक बैकलॉग सीट के मामले में अगर सीटों को अगले वर्ष की रिक्तियों में जोड़ दिया जाता है तो वहां पर क्या होगा कि इस आरक्षण को 50% के दायरे से बाहर नहीं मानी जाएगी। तो इस प्रकार 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा आप देखेंगे कि 16(4)(b) को जोड़ा गया, बैकलॉग सीट का आरक्षण का मसला 16(4)(b) में है, और बताया गया कि बैकलॉग सीट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, लेकिन वो आरक्षण की दायरा जो 50% है, जब वो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा तो वो दायरा लांघा जा सकेगा। ऐसा नहीं है कि वो 50% जो इंदिरा साहनी केस में कहा गया था कि आरक्षण किसी भी कंडीशन में 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कुछ असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर, तो ये कहा गया कि बैकलॉग सीटों को अगर कैरी फॉरवर्ड किया जाता है तो वैसे कंडीशन में आरक्षण का दायरा 50% से ज्यादा हो सकता है। ये 16(4)(b) में जोड़ दिया गया। अब आइए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि अब 2-3 चीजें हो गई।
ठीक है। 77वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन। आप समझ रहे हैं कि यह संविधान संशोधन किसके लिए है? प्रोन्नति में है, प्रोन्नति में आरक्षण। यह संविधान संशोधन किसके लिए है? परिणामी ज्येष्ठता के लिए, परिणामी ज्येष्ठता के लिए। और 81वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन जो 4B, इसमें क्या है? 4A और यहां पे अनुच्छेद 4B जोड़ा गया। इन सभी बातों को 4A को, 4B को, 77वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन, इन सबों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई एम नागराज बनाम भारत संघ मसले में। और देखिएगा, एम नागराज बनाम भारत संघ मसले में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, जजमेंट आया, उसको समझना है आपको ध्यान से। क्या जजमेंट आया? जजमेंट ये आया कि 16(4) और 16(4)A और 16(4B इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा गया, मतलब इसको वैध माना गया। ठीक है, तो क्या किया गया? वैध माना गया। लेकिन जोड़ दिए गए। क्या लेकिन जोड़ा गया? तो 3 बातों को लेकिन के रूप में एम नागराज केस में जोड़ दिए गए। क्या सब? पहली बात ध्यान दीजिए, पहला शर्त क्या लगाया गया? लेकिन में पहला शर्त यह लगाया गया कि राज्य को यह साबित करना होगा कि SC/ST समुदाय सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। मतलब कि राज्य अगर प्रोन्नति में आरक्षण देता है, राज्य अगर परिणामी ज्येष्ठता का रूल्स लागू कर रहा है, राज्य अगर बैकलॉग सीटों को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है तो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास पिछड़ेपन का आंकड़ा होना चाहिए। पिछड़ेपन का आंकड़ा होना चाहिए कि वाकई में कि SC/ST वर्ग के जो व्यक्ति हैं जिनको आप प्रमोशन दे रहे हैं, ठीक ना, तो आपके पास पिछड़ेपन का आंकड़ा होना चाहिए कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से वो पिछड़े हैं। इस बात का उचित प्रमाण, डेटा प्रस्तुत कीजिए, तभी आप उसको प्रमोशन देंगे, तभी आप उनको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। दूसरी बात क्या कहा कि ये आंकड़े के आधार पर सिद्ध करना होगा कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी दूसरा शर्त इसमें क्या जोड़ा गया कि आपको यह भी दिखाना होगा कि प्रतिनिधित्व कम है। जैसे मान लेते हैं प्रतिनिधित्व, जैसे मान लेते हैं कि सपोज डैट की 100 SP बनाने हैं। अब 100 SP में आप देख रहे हैं कि अगर रिजर्वेशन 15% दिया जाए तो भी 15 सीटें बनती है। ऑलरेडी यहां पे आपको प्रमोशन में पहले से आप देख रहे हैं कि 100 सीट को प्रमोशन करेंगे, और इससे पूर्व में ही जो है देख रहे हैं कि अगर प्रति 100 सीटों पे हम अगर जांच करते हैं और हमको दिख रहा है कि पहले से 25 व्यक्ति जो है उसमें जो है SC/ST वर्ग के हैं जो जिन उस पद पे पहले से विराजमान है। तो अगर उस पद पे SC/ST वर्ग के लोग पहले से 25 लोग हैं तो इसका मतलब उचित प्रतिनिधित्व है, वहां पे प्रतिनिधित्व की कमी नहीं है। तो उस कंडीशन में आप आरक्षण नहीं देंगे, प्रमोशन में आरक्षण नहीं देंगे। तो बहुत ही क्लियर चीज है, बड़ी आराम से समझ सकते हैं कि पहला चीज ये जोड़ा गया कि आपके पास पिछड़ेपन का, बैकवर्डनेस का एक जो है वो आंकड़ा होना चाहिए, डेटा होना चाहिए कि पीछे। दूसरी बात कि ये प्रमोशन आप प्रोन्नति में प्रमोशन जो है वो तभी देंगे आप जबकि प्रतिनिधित्व कम है। SC/ST वर्ग का जिस पद के लिए आप प्रमोशन दे रहे हैं उसको, उस पद पे उसका प्रतिनिधित्व कम है। अब ऑलरेडी बहुत सारे SP हैं, अब फिर SP में प्रमोशन दे रहे हैं आप, माने या मान लेते हैं कि DM में प्रमोशन करके DM बना रहे हैं। ऑलरेडी मान लेते हैं पहले से जो है प्रमोशन से पहले ही DM जो है वो उसकी प्रतिनिधित्व अगर है, तो आप प्रमोशन के जरिए आप उनको माने आरक्षण जो है प्रमोशन में उनको आरक्षण नहीं देंगे। ठीक है, तो 2 बात हो गई कि पिछड़ेपन का आंकड़ा होना चाहिए, दूसरी बात है कि प्रतिनिधित्व कम हो तभी आरक्षण दीजिए प्रोन्नति में, और तीसरी बात इसमें जोड़ा गया कि सरकारी सेवा, इसमें जो तीसरी बात जोड़ी गई कि सरकारी सेवा की दक्षता प्रभावित न हो, दक्षता प्रभावित न हो। बहुत ही अहम बात है कि राज्य को कहा कि आप 3 शर्तों के अधीन 4A और 4B को लागू कर सकते हैं। मतलब आप प्रोन्नति में आरक्षण दे सकते हैं, सीनियरिटी रूल्स ला सकते हैं, ठीक ना, बैकलॉग सीटों को भी कन्वर्ट करो, लेकिन आरक्षण प्रोन्नति में कैसे आरक्षण देंगे? तो 3 शर्तों को पूरा करने पर कि आपके पास पिछड़ेपन का एक डेटा होना चाहिए, आंकड़ा होना चाहिए, प्रमाणित आंकड़े होने चाहिए, प्रतिनिधित्व तो जिनकी रिप्रेजेंटेशन कम है उन्हीं को ये आरक्षण मिले,
और तीसरी बात है कि इससे ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की प्रशासनिक दक्षता में कोई कमी नहीं आने पाए, तभी आप ये प्रमोशन देंगे। तो एम नागराज बनाम भारत संघ मसला बड़ी आसानी भाषा में आप समझ चुके होंगे कि मेनली इसमें अनुच्छेद 16(4)A, अनुच्छेद 16(4)B को चुनौती दिया गया, चाहे वो 77वां संविधान संशोधन हो, चाहे वो 77वां संविधान संशोधन हो, 81वां संविधान संशोधन है या 85वां संविधान संशोधन है, उसको चुनौती दी गई। अब आते हैं कि अब हम जब आगे बढ़ते हैं यहां पर, अब जरा हम अगर आगे बढ़ते हैं तो अभी हालिया स्थिति क्या है। अब हालिया स्थिति को अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाद। इस वाद को हम लोग देख लेते हैं। 16(4) हमारा खत्म हो जाएगा, 16(4), 16(4)A, 16(4)B हम इसको भली भांति ढंग से समझ जाएंगे। मतलब पूरी आरक्षण आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आरक्षण आया, कैसे प्रोन्नति में आरक्षण आया, कैसे बैकलॉग सीट के लिए आरक्षण आया, कैसे परिणामी ज्येष्ठता का नियम आया। तमाम बातों की संवैधानिकता को आप समझ पाएंगे। तो जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाद है, आप 2018 की ये वाद है। इसमें क्या था कि एम नागराज मामले में जो कुछ शर्तें निर्धारित की गई। क्या शर्त निर्धारित की गई थी? 3 शर्त था। पिछड़ेपन का आंकड़ा, पिछड़ेपन का आंकड़ा। क्या शर्त था? प्रतिनिधित्व की कमी, प्रतिनिधित्व की कमी। और क्या आंकड़ा था कि सरकारी दक्षता में पर प्रभाव नहीं, दक्षता पर प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है ना। तो यहां पे क्या किया गया कि जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाद 2018 में इसी एम नागराज बनाम भारत संघ मसले जो 2006 का मसला था, उसको चुनौती दिया गया। तो यहां पर एक नई बात जो जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी गुप्ता वाद में निकल के आई, उसमें यह माना गया कि नागराज मामले में जो पिछड़ापन का प्रमाण, मतलब ये कहा गया कि पिछड़ेपन का एक डेटा होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि पहले से माना गया कि ST/ST के लिए जो ये आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछड़ापन संवैधानिक रूप से मान्य है। जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, ऑलरेडी आप 16(4) के भाषा को ध्यान देंगे, वहां पर सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को पिछड़ा माना गया है। तो जो SC/ST वर्ग से हैं, वो ऑलरेडी सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, इसके लिए उसको डेटा देना नहीं है। मतलब बड़ी क्लियर कट है ना कि जो SC/ST वर्ग से हैं, तो SC/ST वर्ग से हैं, तो SC/ST वर्ग को सामाजिक रूप से पिछड़ा माना गया है, संवैधानिक रूप से पिछड़ा माना गया। तो जब वो ऑलरेडी संविधान उसको पिछड़ा मान रहा है, तो वो पिछड़ापन का आंकड़ा क्यों को प्रस्तुत करे। तो जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाद में यह कहा गया कि पिछड़ेपन का आंकड़ा जो देना है वो आवश्यक नहीं है। ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यह कहा गया कि ये जरूर ध्यान रखना है कि अपर्याप्त आंकड़ा, ठीक ना, अपर्याप्त आंकड़ा अगर मतलब माने अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, इसको ध्यान पे रखना है। और सरकारी दक्षता जो है, सरकारी वो प्रभावित ना हो, इस बात को भी इंश्योर करना है। मतलब इस केस में क्या था, ये बात कट गई, इसको काट दिया गया। इन दोनों बात को अभी भी देखना है कि प्रतिनिधित्व का रिप्रेजेंटेशन कम हो और सरकारी दक्षता पर कोई असर नहीं पड़े, इस बात को राज्य ध्यान में रखेगा। तभी जो है प्रमोशन जो है, प्रोन्नति जो है, यानी प्रमोशन में आरक्षण जो है तभी दिया जाए। केवल इस बात को जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता में इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। का सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं, उनको पिछड़ेपन का प्रमाण पत्र देने का कोई आंकड़ा, कोई डेटा देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हमारे देश में आरक्षण की प्रावधान को कैसे लाई गई। 16(4), 16(4)A, 16(4)B काफी जटिल पेचीदगियां थी, बारीकियां थी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग उन तमाम पहलुओं को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे, जान पाए होंगे कि कैसे कैसे हमारे देश में आरक्षण का विकास हुआ। पूना पैक्ट से लेके आप लोग देखे थे कि जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाद 2018 तक की वाद के बारे में हमने आप लोगों से बात की। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप आरक्षण के सभी संवैधानिक पहलुओं को, सभी बारीक पहलुओं को बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। अगर आपकी फिर भी मन में कोई डॉट्स रह जाते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे
तो निश्चित रूप से इसे अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। आपके प्यार, सहयोग, स्नेह से ही ये चैनल जो है वो नियमित तौर पर कंटिन्यू रूप से आप लोगों के सामने जो है वो वीडियोज ला पाएगा, अन्यथा फिर थोड़ी सी समस्या हो जाती है, जो बहुत ही स्वाभाविक बात है। इन बातों को आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। तो प्लीज इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। और 2 आर्टिकल इसमें बच गए हैं, 16.5 और 16.6, जिसकी चर्चा हम, चूंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है तो इसकी चर्चा हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में एक छोटी सी वीडियो के रूप बनाकर हम 16.5 और 16.6, जहां पे ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात की गई है, 103वां संविधान संशोधन, थोड़ा सा वहां पे रुक के ठहर के चर्चा करनी पड़ेगी उन चीजों को। तो इन दोनों आर्टिकल्स के बारे में हम लोग मेनली जो है वो देखेंगे, क्या कहते हैं, अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर से एक बेहतर क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।